अभी तक हमारा चल रहा था कि अच्छा वो ज्ञान योग कृष्ण दे रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान योग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन की स्थिति देखकर कृष्ण को एक बात समझ में आ गई कि अभी ये लायक नहीं है उसकी। अभी इसकी मानसिक दशा उस लेवल पर नहीं जा पा रही जिस लेवल पर कृष्ण अर्जुन को डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं। इट्स नो प्रॉब्लम। होता है ना, अलग अलग तरीके होते हैं। एक बच्चे को जब आप पढ़ाते हो सकता है कि आपने जिस तरह से पढ़ाया, नहीं 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 यार बच्चा समझ नहीं रहा है, तो आप बच्चे को छोड़ नहीं देते हो। आप बोलते हो चलो ठीक है रुको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा और लो लेवल एग्जाम्पल रहेगा और जेनरिक एग्जाम्पल रहेगा, लेकिन वो एग्जाम्पल शायद बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार वो चीज़ पकड़ लिया तो वो नेक्स्ट लेवल भी समझ जाएगा। तो कृष्ण वही कोशिश कर रहे हैं कि उसको अब ज्ञान के बाद एक नीचे लेवल पे लाए, ज्ञान में भी नीचे लाए। अब ज्ञान के बाद भी उनको दूसरा रूप, दूसरे फॉर्मेट में कृष्ण जा रहे हैं, वो है कर्मयोग। कि कर्मयोग होता क्या है, कर्मयोग कहलाता क्या है। और इस बात में हमने कल देखा था कि कर्मयोग के बारे में बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि कोई भी कार्य करना, अगर मैं मेहनत करता हूँ, एकदम ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हर रोज जो लाइफ में करना चाहता हूँ उसके लिए कर्म करना, इसको लोगों ने कर्मयोग मान लिया। पर कर्मयोग इतना सस्ता नहीं है। वो कर्म हो सकता है, वो आपका कार्य हो सकता है, पर वो कर्मयोग तभी बनता है जो हमने कल देखा कि आपके कार्य में से जब कामना हट जाती है, आपके कर्म से जब कामना हटती है, तब वो कर्मयोग बनता है। अब सवाल ये हुआ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये हुआ कि ये कामना हटे कैसे, डिज़ायर्स कैसे हटे। मैं विदाउट डिज़ायर तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं विदाउट डिज़ायर कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को, वो लोग पुष्टि करते हैं कि यार तुम्हारे अंदर पहले डिज़ायर उठती है, उसके बाद तुम कुछ करते हो। तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन होना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड का जितना मोटिवेशन इसी बेस पे होता है कि तुमको पहले वो प्रलोभन देता है कि बड़ी गाड़ियाँ, ये घर, ये आपने वीडियोज़ भी देखते होंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ग्लैमरस लाइफ, ये वो, उसके बाद इसलिए तुमको दिन रात मेहनत करनी है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो सांसारिक कर्म की ओर ले जाने वाली बात है, वो कर्मयोग नहीं है। वो कर्मयोग हो सकता है, लेकिन वो मेनली जो आह्वान है उनका, वो कर्म के लिए है कि तुमको करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड, लेजी नहीं रहना, हार्ड वर्क करना है। वो भी एक हद तक गलत नहीं है, वो मैं उसे गलत नहीं कह रहा, वो जरूरी है। लेकिन कृष्ण उससे एक कदम आगे की बात कह रहे हैं कि उस कर्म को तुम कर्मयोग में तब्दील कर सकते हो। वो तुम्हारा केवल एक कार्य नहीं, वो जो जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ काम कर रहे हो, उसके ऊपर सोने पे सुहागा कर सकते हो तुम। कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम काम तो तुम्हें करना ही है, तुम जीवन में आए हो, तुमको रोजी रोटी कमानी ही है, तुमको बाकी सब चीज़ें करनी है। तुम अगर एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी का जो नॉर्म्स है वो तुमको फुलफिल करना ही है। लेकिन अगर उसमें थोड़े से उस सोने में सुहागा डाल दिया जाए, उसमें और उसमें हीरे जड़ दिए जाएं, तो और क्या बात हो जाएगी। तो कृष्ण वही कह रहे हैं कि उस कर्म को तुम अगर कर्मयोग में तब्दील कर पाए, तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और मुक्ति होता क्या, ये नहीं कहीं स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं। स्वर्ग मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, मुझे उसका आइडिया नहीं है पर्सनली, एंड आई डोंट केयर पर्सनली, ये भी बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द मोमेंट की बात कर रहा हूँ कि इस समय वो मुक्ति का मतलब क्या हो सकता है मेरे लिए। दैट इज अ पीस ऑफ सोल, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ स्पिरिट। कि हाँ भाई मैं कर भी रहा हूँ, सक्सेसफुल भी हूँ, लेकिन एक मन में शांति है, एक संतुष्टि है। उसके बारे में श्री कृष्ण हमें समझाना चाह रहे हैं। और वो कामना मुक्त कार्य कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी ओशो ने इस बात को समझाया हमें। वो एग्जाम्पल जो कल दिया था उन्होंने कि किस तरह से छाता वाली बात जो बताए थे कि जिस समय आप कोई हेल्प करते हो, बहुत सारे काम तो हमें पता है कि हम कॉन्शियसली किसी पर्पज से कर रहे हैं, किसी नेम फेम, कोई तारीफ मिले, कोई पैसा मिले, कुछ ना कुछ मिले, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन कई कार्य ऐसे भी होते हैं जहाँ हमें लगता है कि यार इसके पीछे मेरा कोई पर्पस नहीं, मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहा हूँ, फिर भी उसके पीछे तुम्हारा मोटिवेशन है। वो हमने कल देख लिया था कि एक छाता किसी का गिरा, हमने उठा के दिया। हम किसी जानवर को एक बिस्किट खिलाए, उसमें भी हमारा एक प्रलोभन है अंदर में कि कोई देखे, कोई तारीफ करे, कोई बोले कितना जीव जंतु प्रेमी है यार, कितना ये है वो है। तो तुम्हारी एक डिजायर है तारीफ की, ये की वो की, कुछ ना कुछ एक मन में एक पर्पस है। दैट्स वाई यू आर डूइंग। और इसको पकड़ने का, इसको सॉल्व करने का तरीका कल ओशो ने बताए थे इस बात को कि एक बार तुम अपने अंदर जब भी तुम कुछ काम करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी पर्पस से नहीं कर रहे, एट दैट टाइम बस अपने मन में एक बार झांको और देखो कि अंदर कोई है क्या जो कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है। जब तुम ये काम कर रहे हो उस समय वो कुछ और मांग रहा है। जब मैंने किसी जानवर को एक रोटी खिलाई तो क्या अंदर से कुछ ऐसे पुकार आए, कुछ न कुछ मांगा कि कोई अगर वहाँ नहीं है तो हे भगवान देख, मैं जानवरों को बिस्कुट खिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, मेरा ध्यान रखना। अगर तुम्हारे अंदर से ये पुकार आ गई तो वो एक पर्पसफुल काम हुआ है। वो भले तुम दुनिया को दिखा दो, लेकिन तुम्हारा मन तुम अपने मन से नहीं भाग सकते। वो हर चीज़ जानता है। जैसे कहते हैं ना कि तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन खुद को नहीं बना पाओगे।
तो सवाल यही है कि हम खुद को नहीं बना पाएंगे और खुद को ही जानना है। तुम मेरे को मत बताओ, तुम अपने पड़ोसियों को मत बताओ, माँ बाप को मत बताओ, दोस्तों को मत बताओ कि तुम कितने अच्छे हो बुरे हो। तुम कौन हो, तुम अपने आप से बात करोगे तुम कौन हो, वो तुम्हें सही रिप्लाई कर देगा और वो झूठ नहीं, उससे तुम भाग नहीं सकते। तो इसके बारे में हमने कल बात कहा था, कल मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी कि किस तरह से वो 2 भिक्षुओं वाली कहानी और स्त्री वाली कहानियाँ, किस तरह से हम चीज़ों को लेके ढोते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो उसी को अब कंटिन्यू करते हैं हम कि आगे अब कैसे मूव करें। ठीक है, फिर कह देता हूँ मैं कि ये लाइव स्ट्रीम 2 जगह चल रही है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। आप किसी भी फॉर्मेट में जा सकते हैं, चैनल पे दोनों ही लाइव स्ट्रीम चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 45 कि इसमें श्री कृष्ण अब क्या कहते हैं। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, श्लोक नंबर 11 से कंटिन्यू श्री कृष्ण बोले जा रहे हैं। अब श्लोक नंबर 45 में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस पढ़ के कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन शब्दों को जब तोड़िएगा तो आपको गीता में शब्दशः जो संस्कृत लिखा हुआ है उसका शब्दशः जो हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आपको उसमें भी बहुत चीजें मालूम पड़ जाएंगी। कैसे? कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और दुख सुख आदि द्वंद्वों में रहित नित्य वस्तु में स्थित और योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान हो। तो अर्जुन को श्री कृष्ण कुछ याद दिलवाना चाहते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और क्या तुम हो एज ए कर्मी, एज ए कर्मयोगी तुम क्या हो सकते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित और योगक्षेम को न चाहने वाला आत्मवान हो। आत्मवान बनना है अर्जुन को, वो है वो, कृष्ण उसे याद दिलाते हैं। अब इस पे ओशो क्या कहते हैं वो हम समझते हैं कि इस श्लोक का भावार्थ क्या है। अनोखी मेहता जी आपका स्वागत है, बाकी कमेंट्स में बाद में देखूंगा। ठीक है, चलिए। ओशो कहते हैं कि राग और द्वेष से मुक्त, द्वंद्व से रहित और शून्य। राग और द्वेष से मुक्त, राग समझते हो ना, राग और द्वेष, मन में किसी के प्रति क्रोध आना, ये हो गया राग। द्वेष मतलब ईर्ष्या करना, जेलसी करना, ये 2 चीजें शब्द आपको समझ में आए, इससे मुक्ति। और द्वंद्व से रहित, मन में कॉन्फ्लिक्ट ना होना। तो राग और द्वेष से मुक्त और द्वंद्व से रहित और शून्य। राग और द्वेष से मुक्त, 2 में से एक पर होना सदा आसान है। देखो यहाँ पे ओशो कहते हैं राग और द्वेष से मुक्त, 2 में से एक पर होना इजी है, या तो राग से मुक्ति हो जाएगी या द्वेष से मुक्ति हो सकती है। राग में होना आसान है, विराग में होना आसान है। या तो इंसान राग में रहे या विराग में रहे। राग मैंने बता दिया क्या है। विराग द्वेष है, धन को पकड़ना आसान है, धन को त्यागना भी आसान है। पकड़ना राग है, त्यागना द्वेष है। पकड़ना राग है, त्यागना द्वेष है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, रिक्त हो जाओ, तो जिसे महावीर ने वीतरागता कहा है उसे उपलब्ध हो जाते हो। इस पैराग्राफ को और समझते हैं फिर से कि राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाओ। तो यानी ओशो ने एक बात कहा कि जैसे राग और द्वेष क्या होते हैं, ये शब्द जो मतलब है वो मैंने, शब्द का मतलब क्या होता है वो मैंने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ओशो कहते हैं कि धन को पकड़ना आसान है, धन को त्यागना मुश्किल है। धन को त्यागना भी आसान है, पकड़ना आसान है और त्यागना भी आसान है। या तो तुम धन को पकड़ लोगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। धन तुमने छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, ये भी इजी है। पकड़ना राग है और त्यागना द्वेष है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाओ, ना पकड़ना है ना त्यागना है, इन दोनों से मुक्ति। आपको सुन के अजीब लगेगा कि पकड़ने से भी मुक्ति और त्यागने से भी मुक्ति, ना पकड़ना है ना छोड़ना है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, रिक्त हो जाओ, तो जिसे महावीर ने वितरागता कहा है, वितरागता, उसे उपलब्ध हो जाता है। अब इसको हम डिटेल में और समझते हैं। ये चीज़ें हो सकती है कंफ्यूजिंग लगी हो, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है, लेकिन स्टिल हम और समझते हैं। ठीक है,
द्वंद्व में चुनाव आसान है, द्वंद्व में चुनाव आसान है, चुनाव रहित होना कठिन है। चॉइस आसान है, चॉइसलेसनेस कठिन है। कहे मन को कि इसे चुनते हैं तो मन कहता है ठीक है। कहे मन को इसके विपरीत उसको चुनते हैं तो भी मन कहता है ठीक है, चुनो। क्योंकि जहां तक चुनाव है वहां तक मन जी सकता है। चुनाव कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। घर चुनो या जंगल चुनो, मित्रता चुनो या शत्रुता चुनो, धन चुनो या धन विरोध चुनो, कुछ भी चुनो, प्रेम चुनो या घृणा चुनो, क्रोध को चुनो तुम या क्षमा को चुनो, कुछ भी चुनो, चॉइस है तो मन जीता है। लेकिन कुछ भी मत चुनो तो मन तत्काल गिर जाता है। मन के आधार गिर जाते हैं। चॉइस मन का आधार है, चुनाव मन का प्राण है। अब ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को मैं एक बार कहना चाहता हूं। ये पैराग्राफ जब मैं ताओ उपनिषद और अष्टावक्र उसको जब मैं पढ़ रहा था, इसके एस्पेक्ट में बहुत बातें, स्पेशली ताओ उपनिषद में ओशो ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि तुम्हारा मन, वहाँ पे क्या था उसमें 2-3 लाइन बोलता हूँ, उसके बाद हम इसको फिर से इस पे आते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक बात कही थी उन्होंने कि जो हमारा मन है ना, वो चेतना, कॉन्शियस, वो परमात्मा से तभी मिल सकता है जब ये चेतना फ्री हो जाए। आपको लगेगा कि आपकी चेतना को क्या हो गया, वो फ्री क्यों नहीं है? उस चेतना पे कंट्रोल है, किसका? तुम्हारी बुद्धि का। उस चेतना पर कंट्रोल है, किसका? बुद्धि का। और बुद्धि पे कंट्रोल है इंद्रियों का। मेरी बात समझिएगा, आपको चीजें कनेक्ट होती हुई समझ में आएंगी। इस चेतना पर कंट्रोल है बुद्धि का, और बुद्धि पे कंट्रोल है हमारे सेंसेस, हमारे विषयों पे जो आसक्ति होती है ना चीज़ों को, चाहे वो पैसा हो, लस्ट हो, एंगर हो, इन सब का कंट्रोल है बुद्धि पे, और वो बुद्धि उस पे मन पे कंट्रोल करती है। तो यानी जो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस है ना, वो फ्री नहीं है बेचारी। और आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो भी करता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है, वो किसी प्रलोभन में नहीं होता, वो मैं डिसाइड करता हूँ। आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, और आप बिल्कुल सही भी हो कि आप ही कर रहे हो। लेकिन ये चेतना आपसे भी नहीं जुड़ना चाहती, इस बात को समझिए। अगर आपने स्वयं को भी उस कॉन्शियसनेस से जोड़ दिया है ना कि मैं इस चेतना को चला रहा हूं, तब भी वो चेतना फ्री नहीं है। और जब तक इस मैं का सवारी उस चेतना पर रहेगी, तब तक ये चेतना फ्री नहीं है, और उस ईश्वर से, परमात्मा से, जिसको भी तुम मानते हो, जानते हो, उससे जुड़ नहीं पाती। तो ये बात यहाँ पे यही चल रही है कि जब तक वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस फ्री नहीं होती, और उस फ्री को फ्री करने के लिए एक ही चीज़ जरूरी है, बुद्धि उस पर अपना कंट्रोल छोड़े। और बुद्धि तभी छोड़ पाती है जब आपके इंद्रियां, उस पर इंद्रियों का कंट्रोल खत्म होता है। और इंद्रियां ही कैसे काम करती हैं? इंद्रियां आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें, चाहे लोभ हो, ये हो, लालसा हो, वासना हो, जो भी चीज़ करते हो, क्रोध हो, घृणा हो, सब जो भी चीज़ तुम करते हो, सब उसी के लिए करती है वो। तो तुम्हारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो एक गुलाम तरीके से चल रही है। भले वो गुलाम तुम्हारी हो, किसी और ने, किसी बाहरी लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, वो तो और वर्स्ट हो गया। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत फ्री सोल हो, तुम कंट्रोल कर रहे हो, तब भी चेतना गुलाम है। वो है तुम्हारे स्वयं की, मैं की गुलाम। अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक बात समझ में आया? ये ताओ फिलॉसफी में दाओ ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है उसको। उनके पूरे फिलॉसफी का, दाओ फिलॉसफी का ये बेस है। अब उसको मैं यहाँ लेके आता हूँ फिर से। यहाँ पे वही चीज़ चल रही है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि चुनाव बहुत ईजी है। चाहे तुम किसी से प्रेम करना चुनो, चाहे नफरत करना चुनो, तुम धन चुनो, चाहे धन को छोड़ देना चुनो, चाहे घर चुनो, चाहे जंगल चुनो, चाहे सांसारिक व पारिवारिक जीवन चुनो, चाहे सन्यास चुनो, जब तक चॉइस है, इट्स मीन यू आर चूजिंग समथिंग। एंड व्हाई वी चूज? क्योंकि हम किसी पर्पज से कोई चॉइस करते हैं। इस बात को समझना, जब हम कुछ चूज करते हैं, कुछ हम करना चाहते हैं, भले सोसाइटी कुछ और कर रही है, आप उन सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट एकदम ऑड चीज आप चूज कर रहे हो, स्टिल ये चॉइस है। और ये चॉइस भी किसी पर्पस से किया गया है, आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो आप। आपको भले हो सकता है आप लोगों को दिखाओ कि देखो तुम लोग तो यार ये सब में फंसे हो, मैं देखो कितना ऐसा हो चुका हूं या ऐसा हो चुकी हूं। ये भी एक अहंकार का संतुष्टि है। तुम उसको बिल्ड करना चाहते हो कि नहीं, मैं देखो तुमसे सुपीरियर हूं, तुम लोग ये गंदी चीजों में फंसे हुए हो, छी 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 छी, मैं देखो सात्विक हूं। ये भी तुम अपने अहंकार को ही बिल्ड करते हो कि तुम दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आई एम सुपीरियर देन यू। ये अहंकार है, ये ईगो ही है। और जब तक ये रहेगा, जब तक तुम चूज कर रहे हो कुछ ना, तुम अहंकार बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारा अहंकार, ईगो चल ही रहा है। और जब तक ये ईगो रहेगा, तब तक वो मन जो है, कॉन्शियसनेस, वो फ्री नहीं है, अभी भी उसका कंट्रोल चल रहा है उस पर।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं ओशो कि जब तक ये चीज़ें चॉइसेस रहती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, तब तक मन फ्री नहीं है। यहाँ बोलते हैं कुछ भी चुनो, चॉइस है तो मन जीता है, चॉइस है तो मन जीता है। मन मतलब क्या? वही मन, उसी बुद्धि की बात चल रही है कि जब तक बुद्धि मतलब ये ब्रेन मत समझ लेना, बुद्धि उस ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि अच्छा लॉजिकल थिंकिंग जो ये इसकी बात नहीं हो रही। बुद्धि अलग चीज है, याद रखना, बुद्धि अलग चीज है। तो वही बोल रहा हूं, तो ये जो मन है, ये मन जो आपका है, ये मन तभी तक है तुम्हारे पास जब तक तुम कुछ चूज कर रहे हो। बोलते हो ना कि नहीं यार आज मेरा खाने का मन नहीं है, मन नहीं है खाने का मतलब किसने बोला कि नहीं खाना है, या फिर नहीं आज मेरा गेम खेलने का मन नहीं है। तो ये मन कौन है? ये मन वो है जो चूज करता है कि मैं खेलूं कि ना खेलूं, खाऊं कि ना खाऊं, घूमने जाऊं कि ना जाऊं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पैसा कमाऊं कि ना कमाऊं। ये मन है जो चूज कर रहा है हर चीजें, चाहे ये चूज करूं चाहे ये चूज करूं, उसका चॉइस चल रहा है। तो ओशो बोल रहे हैं कि जब तक ये चॉइसेस रहती है ना, तब तक मन जीवित है, और जब तक ये मन जीवित है ना, तब तक वो आपकी चेतना पर डोमिनेट करता है कि चेतना वही रहेगी, चेतना मेरी गुलाम रहेगी। किसकी गुलाम? मन की गुलाम, तुम्हारे मन की गुलाम। मेरा मन मेरी चेतना पे कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ओशो बोलते हैं लेकिन कुछ भी मत चुनो। जब जैसे ही तुम चॉइसलेस हो गए, तुमने बोला कि ना मुझे ये चुनना है ना वो चुनना है, सब खत्म। तुम ये करो कि ये करो, आई डोंट केयर, चुनना ही मैंने, मुझे चुनना ही नहीं है। और चुनना मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इस बात को और समझना। इफ आई एम नॉट चूजिंग, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट आई एम नॉट चूजिंग कि मैं ये करूं कि ये करूं, जो है सब सही। उस टाइप का कंडीशन एक आना शुरू होता है। मुझे नहीं मालूम वो कंडीशन क्या होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वहां पर पहुंचा नहीं हूं, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूं समझा हूं, यही बता रहा हूं मैं कि उसमें क्या होता है कि मैं कुछ किसी कारण से, जब भी आप चुनाव करते हो मेरे दोस्त, अब ये चूंकि कर्म माइनस कामना इज इक्वल टू कर्मयोग, इससे रिलेटेड बातें चल रही हैं, इसलिए मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। वो ये है कि जब तक आप चूज करते हो, और चूज करने का पर्पस ये होता है कि विद सम डिजायर्स, विद सम मोटिव्स यू आर चूजिंग समथिंग। आप कुछ भी जब चूज करते हो उसके पीछे एक मोटिव होता है, उसके पीछे एक कामना होती है, महत्वाकांक्षा होती है। दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग। एंड व्हेन यू स्टॉप्ड चूजिंग कि अब मुझे चूज करना ही नहीं है, उस समय वो मन मर जाता है, उस समय वो कामना मर जाती है, वो इच्छा मर जाती है, वो डिजायर मरता है। और ओशो कहते हैं कि लेकिन कुछ भी मत चुनो, तो वो मन तत्काल गिर जाता है, उसका अस्तित्व, मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अरे यार ये क्या कर दिया इसने चॉइसलेस बना दिया मेरे को, अब मैं क्या करूं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ। वो मन बोलता है कि अब मेरा कुछ रहने का मतलब नहीं है, अब निकलते हैं यहाँ से भाई, ये इसको ज्ञान हो गया है इंसान को, अब मेरा कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं रहा यहाँ पर, समझ रहे हो। तो मन का आधार गिर जाता है। मैंने बोला ना, मन का आधार मतलब मन का बेस क्या है? द चॉइसेस, अदरवाइज मन का कोई वैल्यू नहीं है। और चॉइस मन का आधार है, चॉइस मन का प्राण है, समझना बात को। इसलिए मैं यहाँ पर रुका जानबूझ के, इसलिए इतना वक्त दिया मैंने इस पैराग्राफ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओशो कहते हैं कि इसलिए जब तक चुनाव चलता है जीवन में, तब तक आप कितना ही चुनाव बदलते रहें, जब तक चुनाव चलता है उसके बाद तुम कितना भी लाइफ में इधर उधर स्विच करते रहो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। संसार छोड़ें या मोक्ष चुने, पदार्थ छोड़ें या परमात्मा चुने, पाप छोड़ें या पुण्य चुने, कुछ भी चुने, यह सवाल नहीं है कि आप क्या चुनते हो, आप क्या चूज करते हो। सवाल गहरे में यह है कि क्या आप चुनते हो, क्या आप चॉइस लेते हो, क्या आप चॉइसेस ले रहे हो। सवाल इसका है। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, डजंट मैटर। आप अगर चुनाव कर रहे हो तो वहाँ नहीं, मन का अस्तित्व है, और मन का अस्तित्व है यानी वहाँ कामनाएं हैं, तो वो कर्मयोग में कभी नहीं बदल सकता। अगर चुनते हो, अगर चॉइसेस है, तो द्वंद्व रहेगा। द्वंद्व रहेगा अर्थात कृष्ण ने जिस द्वंद्व को छोड़ने की बात की, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। द्वंद्व आपके मन में कब होता है कि मैं आर्ट्स लूं कि कॉमर्स लूं कि साइंस लूं, एक चॉइसेस था, इसलिए ना आपके मन में द्वंद्व आया, क्या लूं क्या लूं। क्लास 1 में जब एडमिशन ले रहे थे तब तो कोई द्वंद्व नहीं था आपके मन में कि मैं क्लास 1 में जा रही हूं तो मैं क्या कहते हैं साइंस लूं कॉमर्स लूं, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आया, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब द्वंद्व आता है कि ये करूं कि ये करूं। क्योंकि किसी को छोड़ते हैं या किसी को चुनते हैं, आप चुन ही रहे हो। अगर मैं किसी को डिनाई भी करता हूं, अर्थात मैं उसका काउंटर पार्ट जो है वो चूज कर रहा हूं मैं, तो यहाँ चुनाव है। आपको सुन के मेरी बात, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, सुन के आपको बहुत चीज़ें एब्सर्ड लग सकती है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इसके लिए रेडी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के लिए।
प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, ये भी बता रहा हूँ मैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई यार ये कोई मतलब परलोक की बात चल रही है, लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, ये प्रैक्टिकल है। वी डोंट नो हाउ टू यूज़, ये आप बोल सकते हो कि मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा है, ये आप बोल सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये नहीं, ये मत समझना, क्योंकि कल एक बात हमने कही थी लास्ट पैराग्राफ में कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में कुछ बता रहे हैं, रणभूमि में बता रहे हैं, जहां पे जीवन मृत्यु का खेल तांडव होने वाला है, जहां पे एक पल में इंसान जीवित है, अगले पल उसकी श्वासें रुकने वाली हैं। वहां पे कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं चल रही थी। कृष्ण अर्जुन को ₹1 का एक बात भी ऐसा नहीं बोले कि अर्जुन ये ठीक है, अर्जुन में कृष्ण ने एक बात भी ऐसी नहीं बोली अर्जुन को कि अर्जुन बोल सके कि अच्छा ये बात जो आपने बोली है ना, ठीक है, इसको युद्ध खत्म होने के बाद मैं वेरीफाई करूंगा। नहीं, कृष्ण ने एकदम एब्सोल्यूट वेपन्स दिए कि ये एकदम रेडीमेड मशीन गन है, लगाओ ट्रिगर दबाओ, चलना शुरू हो जाएगा। इस टाइप की बातें हैं। तो यानी फुल प्रैक्टिकल बातें ही हैं कि गीता, इसलिए कहा जाता है गीता इज हाईली प्रैक्टिकल थिंग। ये इसे केवल एक शास्त्र समझ के मत कर देना कि ये बात की बात है। नहीं, आज आप पढ़ रहे हो, आज से ही आपके लाइफ में काम करना शुरू कर सकता है। तो ओशो आगे बोलते हैं, यह भी समझ लेना जरूरी है कि जिसे छोड़ते हैं उसे पूरा कभी नहीं छोड़ पा सकते, क्योंकि जिसे छोड़ना पड़ता है उसकी मन में गहरी पकड़ होती है। समझना, क्योंकि जिसे आप छोड़ना कहते हो उसको आप कंप्लीटली कभी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि छोड़ना आपको तभी पड़ा क्योंकि आपके मन ने उसको पकड़ा हुआ था, और आपका मन इजीली नहीं छोड़ता चीजों को। इतना इजी नहीं कि आपके मन उसको जाने दे। आपके बुद्धि को लग सकता है कि अरे यार अब ये मेरे लाइफ से निकल गया, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल है। तो नहीं तो छोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि मन ने पकड़ा है। अगर एक आदमी के मन में धन की कोई पकड़ ना हो, आदमी के मन में कोई धन की पकड़ ना हो, तो वह धन का त्याग करेगा कैसे? उसके मन ने पहले पकड़ा हुआ है, तभी वो धन का त्याग करना चाहता है ना। त्याग के लिए पकड़ अनिवार्य है। अगर एक आदमी की काम वासना में, सेक्स में रुचि न हो, लगाव न हो, आकर्षण न हो, तो वह ब्रह्मचर्य कैसे चुनेगा? इस बात को समझिएगा। अगर मुझे इन चीजों में, काम वासना में, सेक्सुअलिटी में अगर मुझे इंटरेस्ट ना हो, तो मेरे लिए ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है ही क्या? सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट है ही क्या मेरे लिए? क्योंकि मैं तो फिर ऑलरेडी सेलिबेसी में हूं। मेरे मन में कामना, वासना, सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं ब्रह्मचर्य की ओर सोच रहा हूं, क्योंकि एक चीज ऑलरेडी मुझे पकड़ा हुआ है। मैं ऑलरेडी कोई गलत काम कर रहा हूं, इसीलिए मेरे मन में अच्छा काम करने का विचार आ रहा है। अदरवाइज अच्छा विचार कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। मेरे पास गरीबी है तभी मैं अमीरी बनने की सोच रहा हूं। मैं अगर मैं एकदम दुनिया का सबसे अमीर आदमी पहले से रहूं, तो मैं अमीर बनना क्यों चाहूंगा? मैं ऑलरेडी अमीर हूं। अमीर से अमीर क्या बनेगा इंसान? मेरे पास कुछ नहीं है तभी मैं पाने की कोशिश करता हूं, कुछ है तभी उसको छोड़ने की कोशिश करता हूं। तो और जिसमें आकर्षण और लगाव है उसके खिलाफ हम चुन रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम दमन कर सकते हैं, सप्रेशन कर सकते हैं। तो ये बात भी समझिएगा कि आपके पास अगर वासना थी, सेक्सुअलिटी थी, लस्ट है, जो एक बार एक कमेंट में किसी ने पूछा था कि सेक्सुअलिटी, लस्ट मेरे पास, मैं इससे पीड़ित हूं, किसी ने प्रश्न किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो बोला कि मुझसे, उसने कमेंट में ये कहा था कि मैं परेशान हूं इससे छोड़ने का रास्ता बताओ। तो मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि आप छोड़ नहीं सकते, और आपको छोड़ने की जरूरत भी नहीं, ये भी याद रखना। आपको छोड़ने की जरूरत भी नहीं, ये स्पेसिफिकली लाइन मैंने कहा था कि आप छोड़ भी नहीं सकते और आपको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैंने ये कहा था कि आपको इसके बियॉन्ड जाना है। आपके मन में वासना रहेगा, आप चूंकि इंसान के तौर पे पैदा हुए हो, तो ये गुण आपके अंदर रहेंगे, क्रोध भी आपके अंदर रहेगा, हर चीज रहेगा आपके अंदर। आप नहीं छोड़ सकते इनको। आपके अंदर आपका जो डेवलपमेंट हुआ है, या कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, उसमें लस्ट, सेक्सुअलिटी, ये इंटीग्रल पार्ट है, आप उससे नहीं भाग सकते, ये इवोल्यूशन का तरीका है। लेकिन अगर वो लस्ट, वो कामना, वो वासना आप पे जब डोमिनेट करती है, उसने आपके जीवन को कंट्रोल कर लिया है, तब वो खतरनाक हो जाता है, तब वो आपको परेशान करता है। पर उस लस्ट पर विजय, उस कामना, कहते हैं ना, जो उस आकर्षण पर कंट्रोल पाने का अर्थ ये होता है कि आप उसके बियॉन्ड चले गए, कि वो है पर मेरे गुलाम है, मैं उसके बियॉन्ड हूं। तो इस बात को समझना। ओशो ने इसलिए कहा कि जब जिस चीज में हमारा आकर्षण है, अट्रैक्शन है, यानी मन उससे बंधा हुआ है, अगर आप उसको छोड़ने की चेष्टा करोगे
तो आप उसको कंप्लीटली कभी छोड़ नहीं सकते। अगर मुझे मीठा खाने का शौक है, आप देखो ना बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं आप मीठा नहीं खाना है, ठीक है। तो आप देखोगे उसने मिठाई वगैरह चीनी खाना छोड़ दिया, लेकिन चूंकि उसके मन में उस मीठापन का लालसा है, आकर्षण है, तो वो अब मिठाई या चीनी वाली चाय या कुछ भी नहीं खा रहा है, वो सिर्फ अपने मन को सप्रेस कर रहा है। उसने मीठापन को छोड़ नहीं पाया है। वो उसके मन में अभी भी उस मीठापन की लालसा है। कल अगर डॉक्टर बोल दे कि आप ठीक हैं, आप मीठा खा सकते हैं, आज ही वो जानवर की तरह मीठा खाना शुरू कर देगा फिर से, क्योंकि उसके मन में वो मीठापन के लिए, उस स्वीटनेस के लिए आकर्षण है, अट्रैक्शन है। आप कैसे छोड़ दे वो मन उसको? बस आपने सप्रेस किया है। अगर आपने उस मीठा छोड़ने के नाम पे सिर्फ आपने उस आकर्षण को, उस अट्रैक्शन को, उस एडिक्शन को सप्रेस किया है आपने, और कुछ नहीं किया है। तो ओशो कहते हैं कि और कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ दब जाता है। जिसे हमने इनकार किया वो हमारे अचेतन में उतर जाएगा, और जिसे हमने स्वीकार किया वो हमारा चेतन बन जाएगा। जिसे हमने इनकार किया वो हमारे अचेतन में उतर जाएगा, और जिसे हमने स्वीकार किया वो हमारे चेतन में बन जाएगा। तो अगर जिस चीज़ को तुम रिजेक्ट करते हो कि नहीं ये नहीं करना, एकदम ये गंदी चीज़ है, वो किया है, अगर आपने उसको एब्सोल्युटली रिजेक्ट किया है, छोड़ने की कोशिश की है, तो भले आपको लग सकता है कि आपके कॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ें आपके हट गई है, लेकिन वो सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस ब्रेन में, माइंड में आ गया। वो वहाँ घर बना लिया उसने। वो है तुम्हारे पास, बस तुमने उसको सप्रेस किया हुआ है, या कुछ देर के लिए तुम भूले हो उसको, आप उससे निकले नहीं हो। और आपने जिस चीज़ को स्वीकार कर लिया, उसको वो आपका कॉन्शियस माइंड में आ गया कि हाँ भाई मुझको पता है कि आई एक्सेप्टेड दिस थिंग। आप फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप को लीजिए। जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, उस समय क्या होता है कि आप कॉन्शियसली उसको जान रहे हो कि हाँ आई एम इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन जब आप ब्रेकअप करते हो, जो भी करते हो, जब आप छोड़ते हो उसको, आपको सच में लगता है कि आप छोड़ चुके हो, आपने बिल्कुल त्याग दिया उसको। क्या वो आपके ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है? आपने सिर्फ वो फीलिंग सप्रेस कर दिया, आपने उसको अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपके सामने अगर फिर से आ जाए 10 साल 20 साल बाद भी, तो आपको कोई फ्लैशबैक नहीं होगा, आपको हर चीज़ें होंगी, क्योंकि वो मेमोरीज या वॉट एवर थिंग्स होती हैं, वो सारे के सारे सप्रेस्ड फॉर्म में है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है। दैट्स ऑल। तो बात यहाँ पे किस चीज़ पे चल रही है? आपको अभी भी लग सकता है कि यार ये छोड़ने की बात भी हो रही है, पकड़ने की भी बात हो रही है। ओशो बोलते हैं छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। चल क्या रहा है भाई? बात यहाँ यही चल रही है, इसी चीज़ को समझना है। पूरी सोसाइटी आपको यही बोलते रहती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पकड़ लो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, और दुनिया पगलाई हुई है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, सोच को देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, पूरी किताबों में लिखी हैं, लोग बोल रहे हैं, इंटरनेट पे बोल रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं, ये छोड़ दो, ये गंदी बात है, ये पकड़ लो, गंदी बात है। तो सोसाइटी को जब पता ही है तो लोग कर क्यों नहीं पा रहे? सवाल आपके मन में आना चाहिए ना कि जब व्हेन थिंग्स आर सो इजी कि भाई ये सही है, सेट ऑफ थिंग्स दिस इज गुड, सेट ऑफ थिंग्स ये दीज आर बैड, बस इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम है, जब भी आप लड़ते हो, जब भी आप किसी अट्रैक्शन के पीछे लड़ते हो, आपके मन में वो विचार आया और आपने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अट्रैक्शन आया है इस चीज़ के लिए। अट्रैक्शन केवल इंसान के लिए नहीं होता है, अट्रैक्शन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी एडिक्शन के लिए, किसी लालच के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, कोई भी चीज़ आपको ये पसंद आया है, तो यानी मन उससे जुड़ा है, आपके मन ने उसको पसंद कर लिया। अब आप जब बोलते हो कि नहीं 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 पर पसंद है, पर ये गंदी चीज़ है, बेकार है, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो, आपको लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो, लेकिन आप छोड़ नहीं पाए उसको, क्योंकि आपके मन ने उसको पकड़ लिया है। आपके मन में एक विभाजन आया है, कहते हैं ना मन टूटता है। जब मन टूटता है तो एक मन ने उसको पकड़ के रख लिया है अपने पास। भले वो मन आपको डायरेक्टली कॉन्शियसली मालूम नहीं पड़ रहा है, पर अनकॉन्शियस मन ने उसको पकड़ लिया है। और यही सारी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम किसी को कंपेल करते हैं ना, जैसे बच्चे को जब हम ट्रेन करते हैं, ये मत करो, ये अच्छी है, ये बुरा करो, ये मत करो, ये करो, देखने वो बच्चे जो होते हैं, सबसे ज़्यादा आप देखना जो यंगस्टर बच्चे, टीनेज बच्चे में क्या दिक्कत आती है, जितना ज़्यादा पेरेंट्स उनको बोलते हैं ना कि ये बेबा, ये दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, ये बेटा ये किया करो, ये अच्छी आदतें हैं, ये बुरी आदतें हैं, अब वो बच्चा देखना, जब तक माँ बाप का डर है तभी तक वो उस चीज़ को नहीं कर रहा है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो वही काम सबसे पहले ट्राई करेगा। वो जब मैं कॉलेज में देखा, मैंने जितने भी जो जूनियर बच्चे आते थे, मैंने उनको देखा, स्पेशली जो बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया उन्होंने, उनका मैं एक एक्टिविटी मैंने देखा, स्पेशल चीज़, कि वो हर वो काम करना चाहते हैं जो उनके माँ बाप ने स्ट्रिक्टली मना करके रखा था।
क्योंकि वो जो वासना थी, वो अट्रैक्शन था उस बच्चे में, इतना अंदर अनकॉन्शियस में दबा दिया गया था। उसके मन में अट्रैक्शन था, पर उसको छोड़ने के लिए इतना कंपेल किया गया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर वो जितना आपने उसको बोला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपके मन ने उसको उतना ही ज़्यादा पकड़ लिया। भले वो सोसाइटी में दिखाई कि नहीं, मैं तो ये सब नहीं जानता, मैं नहीं करता, लेकिन आपके मन ने पकड़ा हुआ है। और जिस दिन आपके पास मौका मिला कि मैं कर सकता हूँ, उस दिन वो इंसान वही करता है। इसलिए स्कूल कॉलेज में नशे बहुत ईजिली होते हैं, कॉलेजों में स्पेशली। समझ रहे हो बात को? अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि छोड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, तो अब क्या चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को समझिएगा, और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है। अब ओशो कहते हैं कि हमारा मन जिसे अस्वीकार करता है उसे अंधेरे में ढकेल देता है। जब हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको हम अंधेरे में ढकेल देते हैं। बस उस चीज को हमारे सबके मन का एक गोडाउन है, ओशो कहते हैं। घर में जो चीज बेकार हो जाती है उसे हम कबाड़ खाने में डाल देते हैं। ऐसे ही चेतना मन में जिसे हम इनकार कर देते हैं, वो अचेतन मन में चला जाता है, अनकॉन्शियस मन में चला जाता है। जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे चेतन मन में ले आते हैं कि हाँ ठीक है, ये मुझे याद है, आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दिस सोसाइटी और पेरेंट्स और फैमिली इज सेइंग, या किताबों में बोला जा रहा है, स्कूल में बोला जा रहा है कि दिस थिंग्स आर गुड हैबिट्स, दिस थिंग्स आर गुड। तो ये मेरे मन में है कि हाँ मुझको ये परफॉर्म करना है। लेकिन जिन जिन चीजों को सोसाइटी ने स्पेशली बोला है कि नहीं करना चाहिए, लड़कियां नहीं छेड़नी चाहिए, ईव टीजिंग नहीं करनी चाहिए, बलात्कार नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, सदियों से ये बातें बोली जा रही हैं। फिर भी मैं बोलता हूं, ये मत समझना कि जो लोग जेल जा रहे हैं इन क्राइम में केवल वही लोग ईव टीजिंग करते हैं या फिर गलत काम करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, बस पकड़े नहीं जा रहे, वो अलग बात है। बस पकड़े नहीं जाते हम, यही अंतर है और कुछ नहीं। तो ऐसा कारण क्या है? क्योंकि जिन चीज़ों को हमने स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया था, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे अंधकार मन में बैठी हुई हैं, अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं वो। लेकिन किसी भी आदमी का घर बैठक खाने में नहीं होता, ड्राइंग रूम में नहीं होता। वो सारी चीज़ें जो कबाड़ खाने में हम लोग या स्टोर रूम में रख देते हैं। बैठक खाने यानी बैठक खाना मतलब होता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में सिर्फ मेहमानों का स्वागत किया जाता है, जिसमें कोई रहता नहीं है। असली घर बैठक खाने के बाद शुरू होती है। बैठक खाना घर का हिस्सा नहीं भी है तब भी चलता है। कह सकते हैं कि जो हमारा ड्राइंग रूम घर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि घर वाले ड्राइंग रूम में नहीं रहते। बैठक खाने में सिर्फ अतिथियों का स्वागत होता है। बैठक खाना सिर्फ फेस है, बैठक खाना सिर्फ एक चेहरा है, दिखावा है घर का, असली घर नहीं है। बैठक खाना एक क्या कहते हैं, डिसेप्शन है, एक धोखा है, जिसमें बाहर से आए लोगों को धोखा दिया जाता है कि यह हमारा घर है। आप देखना, ड्राइंग रूम हमेशा अक्सर सुंदर बना के रखते हैं, सही से हर चीज़ डेकोरेट करके रखते हैं कि ड्राइंग रूम है हमारा। कोई भी गेस्ट आएगा तो हमारा इंप्रेशन वही होता है। रूम में भले कुछ भी, बेडरूम कैसे भी है, कपड़े इधर फेंके हुए हैं, ये चीज़ें इधर फेंकी हुई, वी डोंट केयर, क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं है ना हमें। पर ड्राइंग रूम एकदम टकाटक चकाचक होना चाहिए, क्योंकि हम एक डिसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ओवरऑल हमारा घर सारा ऐसे ही है, एकदम सोफिस्टिकेटेड है। देखिए हर चीज़ एकदम अलाइन रखी हुई है। और ये मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं, हम सभी ये करते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें कोई राहत नहीं है, ना उसमें कोई सोता है, ना कोई खाता है, ना उसमें कोई पीता है, उसमें कोई नहीं रहता। वह घर है ही नहीं, वह सिर्फ घर का एक धोखा है। बैठक खाने के बाद घर शुरू होता है। जो तुम्हारा रियलिटी है घर का, वो तुम्हारे अंदर है, जो छुपा के रखा है तुमने। चेतन मन हमारा जगत के दिखावे के लिए एक बैठक खाना है, एक ड्राइंग रूम है। जिस तरह तुम बातें करते हो, लोगों को दिखाते हो, जो भी चीज़ तुम एक्टिविटी कर रहे हो, ये जैसे कहते हैं ना, दुनिया में हर इंसान का दो चेहरा है, एक जो सोसाइटी के लिए है और एक जो खुद के लिए है, जो रियल चेहरा है। तो वही वाली बात यहाँ ओशो कह रहे हैं कि चेतन मन जो है उससे हम दूसरों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके गहरे में हमारा असली जीवन शुरू होता है। जब भी हम चुनाव करते हैं तो चुनाव से कोई चीज़ मिटती नहीं है। चुनाव से सिर्फ बैठक खाने की चीज़ें घर के भीतर चली जाती हैं। चुनाव से सिर्फ जिसे हम चुनते हैं उसे बैठक खाने में लगा देते हैं, वह हमारा डेकोरेशन है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा नहीं है, डेकोरेशन में हम क्या कहते हैं, चॉइसेस में हम बहुत चीज़ें चूज़ करते हैं, उसके बाद रिजेक्ट करते हैं। मुझे कोई जस्ट इमेजिन करो, आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे गए, आप कोई फ़ोन ढूंढना चाह रहे हो, आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ, यू आर सेलेक्टिंग ये फ़ोन की ये फ़ोन या फिर लैपटॉप वगैरह, वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू बाय। आप बोलते हो कि भाई मैंने एक चीज़ मुझे चूज़ करना है, मैंने लिया, एंड नाउ यू आर श्योर। अब इस पर यही बात हो रही है कि आपने जिस फ़ोन को चूज़ किया है,
आपको क्या लगता है कि आपको केवल वही फ़ोन पसंद आया? आपको और भी 10 फ़ोन पसंद आए होंगे। और अगर आपके पास इतना पैसा हो, अथाह पैसा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 फ़ोन को ऑर्डर कर दो। अरे यार सब ले आओ, मुझे सब अच्छे लगे। भले कुछ दिन ही यूज़ करूँगा, लेकिन जब तक मन को वो अच्छा लग रहा है मैं यूज़ करूँगा, बाद में फेंक दूँगा मैं, पैसा बहुत है। लेकिन चूँकि पैसे का एक बैरियर है कि भाई इतना बजट है, इतने में लेना है, देन वी गो कि चलो एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो मैं ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जिनको तो आपने रिजेक्ट किया कि नहीं ये इसमें थोड़ा ये फीचर कम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उससे नफरत करने लगे कि ना 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 एकदम नहीं, घृणा हो गई कि कोई फ्री में भी आके देगा तब तुम नहीं लोगे, ऐसा नहीं है। वो भी पसंद है, वो भी पसंद है, लेकिन ये अब बेस्ट है। इसलिए दिन भर जो आदमी धन को इनकार करता है, कहता है कि नहीं मैं त्याग को चुना हूं, रात सपने में धन को इकट्ठा करता है। जो दिन भर काम वासना से लड़ता है, रात सपने में काम वासना से घिर जाता है। जो दिन भर उपवास करता है, रात राजमहलों में निमंत्रित हो जाता है भोजन के लिए। अब ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें कुछ बोलना चाहता हूं मैं। एक बात समझिए, अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कि भाई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं वासना को छोड़ना चाहता हूं, मैं डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहता हूं, नहीं मैं ये रहना चाहता हूं, वो रहना चाहता हूं। और वो फिर बहुत कोशिश करते हैं उसके पीछे कि नहीं यार मैं अब ब्रह्मचर्य रखूंगा, आजकल चलता है ना बहुत ज़्यादा, और अच्छी चीज़ भी है, याद रखिएगा। लेकिन जब ये हम सप्रेस करते हैं चीज़ों को ना कि नहीं हम काम वासना मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। जब आप धन नहीं चाहिए रिजेक्ट करते हो ना, तो ओवरऑल एक आपने धन का एक काउंटर पार्ट अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं। मेरी बात समझिएगा, सुन के थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि भी लगाइएगा तो आपको जितना मैं बोलना चाह रहा हूँ उससे ज़्यादा समझ जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझसे ज़्यादा है। मैं इस एजम्पशन के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप बोलते हो ना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस थिंग, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो जब आप ये बोलते हो ना, अगर आपको सच में नहीं चाहिए होता आप इसकी बात ही नहीं करते। मेरी बात समझिएगा, सोचने वाली बात होगी। अगर आपको नहीं चाहिए था ना, और सच में वो फेम या मनी या जो भी चीज़ें, या कहते जो लड़कों के लिए आजकल यंग लड़कों के लिए नहीं सुंदर गर्लफ्रेंड वाइफ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मॉडल्स होनी चाहिए, दिमाग में लोगों के ये घूमते रहता है। अगर सच में आपके लिए कोई मैटर नहीं करता ना वो चीज़ें, तो आप बात ही नहीं करते कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, आई डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स। आप बोलते ही नहीं ऐसा कुछ। आप बोल रहे हो या तो किसी विवशता में बोलते हो, किसी को दिखाने के लिए कि नहीं है मुझे नहीं चाहिए। पर अब जब ये बोलते हो तो आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसके लिए एक स्पेस क्रिएट किया है कि देखो मैं बोल तो रहा हूं पर मेरा मन में चाहत है, लेकिन मैं मन की चाहत आपको बोल नहीं सकता। लेकिन मन में आपने उसके लिए एक घर बनाया है, एक छोटा सा रूम बना के रख दिया कि हाँ मुझे धन चाहिए, लेकिन मैं लोगों को बोलूँ कि नहीं आई डोंट नीड मनी, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए। ठीक है, अगर आपको सच में धन नहीं चाहिए था तो आप धन की चर्चा ही नहीं करते, आप धन के बारे में सोचते ही नहीं। जब आप किसी चीज को चाहते ही नहीं हो तो आप धन के बारे में सोचते ही नहीं। अब जब आप धन के बारे में सोचते ही नहीं तो धन को रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें मैं और भी बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन वो इस चीज़ से वो मैच नहीं खाएगा। लेकिन वो बहुत डार्क रियलिटीज़ होती हैं सोसाइटी के, जो मैंने स्टडी किया है अपने लाइफ में लोगों को, तो मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ पर रेलेवेंट नहीं होगा। रेलेवेंट है लेकिन अभी इस वीडियो के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को समझिएगा, जब भी आप इस चीज़ को समझना शुरू कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वेन एवर यू आर रिजेक्टिंग समथिंग, वेन एवर यू आर पुशिंग समथिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ, उस समय तुम एक वॉइड अपने अंदर बनाते हो। उस चीज़ को आप अनकॉन्शियस माइंड में उसके लिए घर तैयार करते हो, याद रखना। सपने में असर्ट करता है वो जो भीतर छिपा है, ड्रीम्स में आते हैं। वह कहता है बहुत हो गया दिन भर अब चुनाव, अब हम प्रतीक्षा कर रहे थे दिन भर से भीतर, अब हमसे मिलो। वह जाता नहीं, वह सिर्फ दबा रहता है। और एक मजे की बात है कि जो भीतर दबा है वह शक्ति संपन्न हो जाता है। जिस चीज़ को आपने सप्रेस करके रखा है ना अपने अंदर, वो मन में सप्रेस होता है, वो और पावरफुल बनता है। और जो बैठक खाने में है वो धीरे धीरे निर्बल हो जाता है। जो चीज़ आप सोसाइटी को दिखाते हो वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू होता है। जल्द ही वह वक्त आ जाता है जिसे हमने दबाया था अपने मन में, वह अपनी उद्घोषणा करता है, विस्फोट करता है, वह निकल पड़ता है। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक कहावत सुनी है कि यार जो सीधे लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा छेड़ा मत करो,
एक बार वो अगर शैतान बन गए ना, बिगड़ गए, तो भाई उनसे बुरा कोई नहीं होता। ये आपने लाइन सुनी होगी और ये लाइन 100% सही है। लेकिन इस लाइन के पीछे मनोविज्ञान क्या है? वो यही है। लेट मी प्रूव दिस थिंग। अगर कोई इंसान सच में अच्छा है, जो बोलते हैं ना कि भाई सज्जन इंसान को मत परेशान किया करो बाबू, अगर एक बार वो अपने पे आ गया ना तो वो अच्छो अच्छो की बैंड बजा देता है, बहुत खतरनाक बनता है, वो बुरा से भी बुरा इंसान बन जाता है। आपने सुना होगा ये चीज़ें। अब मुझे ये बताओ कि अगर सच में वो सज्जन है तो बुरा बनने का संभावना हो नहीं सकता। अगर कोई सच में बुद्ध है तो वो रावण नहीं बन सकता, चाहे जो हो जाए। महावीर को कितने भी पत्थर मार दिए, उनके कान में पिघला के शीशा डाल दिया तुमने, कुछ भी कर दिया, बुद्ध पे थूक भी दिए, पर वो बना नहीं वो इंसान, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं वैसा। समझो बात को। तो जब ये हम सोसाइटी ये बात बोलते हैं कि सज्जन इंसान को मत छेड़ना, लेकिन एक बार वो अगर बिगड़ गया ना तो बहुत बुरा है भाई। इसी साइकोलॉजी की बात हो रही है कि वो इंसान जो सज्जन बनने का नाटक करता है, मैं नाटक शब्द स्पेशली बोलूंगा, है वो स्मार्ट, वो इंसान सज्जन बन रहा है, हाथ जोड़ के हेलो हेलो कर रहा है, दैट इज गुड थिंग। सोसाइटी में वो दैट थिंग वर्क्स, उसका काम निकल रहा है। लेकिन वो अपने अंदर के डेविल को कह सकते हैं या जो भी चीजें हैं, उसको वो सप्रेस करके रखता है अपने अंदर। वही अंदर छुपा रहता है, वही बिल्डअप होते रहता है, वही बाहर निकलता है, जिसको हम कहते हैं सज्जन को मत छोड़ा करो बार बार, अदरवाइज वो एक बार बाहर निकल गया तो बहुत खतरनाक है। क्या निकलता है उसके अंदर? ऐसा क्या छिपा था उसके अंदर जो निकल जाता है अचानक से? ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कौन सी बात चल रही है, किस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कह रहा हूं मैं। अगर वो इंसान सच में वो है तो वो कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो है, वो सिर्फ छुपा रहा है या दबा रहा है, वॉट एवर रीजन, सोसाइटी के नॉर्म के लिए या फिर अपने आप का अपना काम निकालने के लिए, या फिर उससे उसका काम चल रहा है, अच्छी बात है, प्रैक्टिकली दैट इज गुड। बट उसके अंदर वो डेविल है, वो एंगर है जो सप्रेस होता रहता है, सप्रेस होते रहता है। बाद में वो कभी कभी फूटता है। कभी कभी आप घर में देखना, कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत शांत रहता है, हमेशा बहुत शांत रहता है, चाहे जो भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन वो गुस्से में ऐसा फूटता है, लगता है कि भाई यार ये क्या है ये। तो आपको क्या लगता है कि वो गुस्से का जो ज्वालामुखी फूटता है उसके इंसान से, वो क्या उसी क्षण बना है? वो नहीं, वो कई दिनों से, कई महीनों से वो अंदर बन रहा है, वो बस दबा के रखा था उसने। उस शांति के अवसर में, जिस समय आपको लगा कि साल 1.5 साल से मैंने इसको कभी चिल्लाते हुए देखा नहीं, गुस्से में देखा नहीं, तो क्या उस 1.5 साल से उस जो शांति काल पीरियड में उसने उस एंगर जो भी आया उसको दबा के रखा था? उसने एंगर को छोड़ा नहीं था, उसने अपने अंदर रखा हुआ था बस। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जो अगर तुम जिसको रिजेक्ट करते हो ना, वो भी तुम्हारे अंदर ही रहता है, तुम्हारे पास ही रहता है। अच्छे से अच्छे आदमी को, जिसकी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया सुंदर स्मूथ समतल भूमि पर चलती है, उसे भी शराब पिला दें तो पता चलेगा उसके भीतर क्या क्या छिपा है, सब निकलने लगेगा। शराब किसी आदमी में कुछ पैदा नहीं करता, शराब सिर्फ बैठक खाना है और घर का फैसला। शराब सिर्फ तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम और बाकी तुम्हारे घर का जो हिस्सा है उसका फासला तोड़ देता है। वो दरवाजा खोल देता है कि तुम कौन हो। मैंने देखा है जो ड्रिंक में आदमी ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो मुझे मालूम है कि ये अनड्रंक में कभी नहीं बोलेगा। ये बातें उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो वो बोलने के बाद सोचता भी है, इवन जब वो ड्रंक भी है तब भी वो सोचता है कि ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन वो उसके अंदर थी, वो बात वो निकली है। इस बात को याद रखना हमेशा। अब एक पश्चिम में एक फ़कीर के बारे में ओशो बताते हैं, उस पे हम मूव करते हैं, उसकी बहुत खुशी होती है। तो कमेंट्स में देखते हैं, व्लादिमीर पुतिन जी बोलते हैं, कुछ तो चुनेंगे जीने के लिए, जीना हो तो मुझे अकेले रहना पसंद है तो मैं अकेलापन चुनता हूँ, यह तो मेरी आज़ादी है। देखिए व्लादिमीर पुतिन जी, इस बात को समझिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट किया नहीं है, इसलिए बहुत एब्सर्ड लगेगा। ये ऐसा ही आपको लगेगा कि आपको मैंने बोला कि एक एलियन का फोटो ड्रॉ कीजिए। मेरी बात समझिएगा आप सभी, ठीक है? आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से किसी नए कॉन्सेप्ट पे अप्रोच करते हैं। एक एलियन की फ़ोटो बनाइए, आप मानिए चाहे मत मानिए, आप जो भी बनाइएगा ना, जो भी बनाइएगा, आप ऑलमोस्ट एक ह्यूमन जैसा ही बनाइएगा। वो आप उसका फीचर्स डालिएगा कि वो देख सकता है, वो कुछ ना कुछ पकड़ सकता है, उसके हाथ पैर कुछ होने चाहिए, वो दौड़ सकता है, तो उसे कुछ ना कुछ चलने का उसका सिस्टम बनाइएगा। तो आप ओवरऑल जिस चीज़ को जानते हैं उसी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी आप जो लाइफ में हम यूज़ करते हैं वैसे ही लगा रहे हैं। पर अब इस चीज़ को समझिए, आपने जो बोला कि कुछ तो चुनना ही पड़ेगा, बात यहाँ चुनने ना चुनने की नहीं हो रही है, मेरी बात समझिए। बात यहाँ रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने की बात चल रही है। चुनाव आपको, जब भी आप कुछ कर रहे हैं, मैं रास्ते पे चल रहा हूँ तो मैं पैर इधर रखूँ कि इधर रखूँ, ये भी एक चुनाव ही है। आप बात समझिए, मैं पैर यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, ये भी एक चुनाव है। हर पल एक चुनाव है। मैं अगर पेन पकड़ा हुआ हूँ तो इस हाथ पे पकड़ूँ कि इस हाथ पे पकड़ूँ, ये भी एक चुनाव है। हर चीज़ चुनाव है। लेकिन आप बात समझिए, यहाँ पे मना किस चीज़ की बात की जा रही है कि चुनाव ऐसा होना चाहिए, या फिर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात चल रही है कि मैंने ये नहीं बोला कि मैं केवल इसी से पकड़ूंगा, मैं इससे भी पकड़ सकता हूँ। मैं किसी एक चीज़ से बंधा हुआ नहीं हूँ। क्योंकि जब आपने ये बोल दिया कि नहीं मैंने राइट हैंड से ही पकड़ूंगा, लेफ्ट हैंड नहीं पकड़ूंगा मैं, तो आपने अनकॉन्शियसली एक ऐसा चीज़ क्रिएट कर दिया है ना अपने मन में जो आपको अंदाजा नहीं। जैसे आपने बोला ना कि मैंने अकेलापन पसंद करता हूँ और मैं अकेलापन चुनता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझिएगा व्लादिमीर पुतिन जी, व्लादिमीर जी, आपका सवाल बहुत जायज़ है, बहुत सुंदर है, और इसका आंसर आप कैच करने की कोशिश कीजिएगा। जब आपने बोला कि मैं अकेलापन चुनता हूँ, मैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मैं अकेलापन चुनता हूँ और मैं किसी का साथ को रिजेक्ट करता हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता हूँ, आपने एक कॉन्फ्लिक्ट अपने मन में क्रिएट किया है। आपके मन में किसी के साथ रहने का कॉन्सेप्ट था, उसके लिए मन में आपके लिए कुछ ना कुछ विचार था जिसको आपने रिजेक्ट करना चाहा है। एक चाहत है आपके मन में उसके कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। चूंकि वो भी ऑप्शन था, आपने एक ऑप्शन को रिजेक्ट किया है, और जब भी एक ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं ना, तो वो ऑप्शन जाता नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी कॉमेंट देखता हूँ। बहुत सुंदर एग्जाम्पल मेरे को आ गया दिमाग में। जब भी आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि एक क्वेश्चन होता है, मेरी बात अच्छा, ये वाला बहुत सुंदर एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को मैं आप कमेंट्स ही ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ पूछा गया, उसके बाद उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आपको एक ऑप्शन पे टिक मारना है। आपने कुछ सोचा कि अच्छा कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं, सभी ऑलमोस्ट आपको सही लग रहे हैं, ठीक है, सही सभी लग रहे हैं, लेकिन फाइनली आपको पूरे अपने एजुकेशन जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे आपने बोला कि ऑप्शन डी। लेकिन अब एक चीज बताइएगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस लगाइएगा, इस बात पे ध्यान से सोचिएगा कि आपको थोड़ा सा लग रहा था कि ऑप्शन ए भी हो सकता है, थोड़ा सा बी भी लगा, थोड़ा सी भी लगा, लेकिन डी थोड़ा ज्यादा लगा है, इतना ही अंतर है, इसलिए आपने डी को चूज किया। लेकिन मानिए चाहे मत मानिए, अगर आप मन पे ध्यान से दीजिएगा ना, सोचिएगा, आपको लगेगा यार ऑप्शन ए भी तो हो सकता था, बी भी हो सकता है, लेकिन आप ए बी सी डी, ए बी सी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने रिजेक्ट किया है, लेकिन आपके मन में वो ऑप्शन आया था कि ये भी हो सकता है, बट आफ्टर सम कैलकुलेशन यू रिजेक्टिंग दैट थिंग। लेकिन वो ए बी सी आपके मन में है, वो गया नहीं है। आई थिंक आप थोड़ा बहुत कैच करना, ये बिल्कुल जो हम चल रहे हैं उससे एब्सोल्युटली उसी चीज़ को, ये एग्जाम्पल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात समझिएगा, जब भी हम एक को चूज़ किए और बाकी को स्पेशली रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा तो है, लेकिन नहीं मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, नहीं मेरा जितना कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो इसके मन में, लेकिन स्टिल आपके मन में अगर पूछ दिया जाए ना कि भाई ये जो तुम टिक मार रहे हो भाई, अब आपसे देखो अब चीज़ें कैसे बदलेंगी। आपने बोला कि नहीं मैंने डी ऑप्शन मार दिया, आई एम श्योर, डैम श्योर, सामने बोला अच्छा तुम डैम श्योर हो, लेकिन अब सामने वाले ने एक पिस्टल निकाली, ठीक है, आप एक कनपट्टी पे रखी उसने, और उसने बोला कि अगर ये डी गलत हो गया ना, अगर ये आंसर तुम्हारा गलत हुआ, आई विल शूट, मैं ट्रिगर दबा दूंगा। जैसे ही उसने ये बात बोली आपको, आप बोलोगे एक मिनट, लेट मी थिंक वंस अगेन, ये ए बी सी भी दिमाग में आया था, ऐसा नहीं है, लेट मी थिंक अगेन, कैलकुलेट। आप फिर से जाओगे ए पे सोचने के लिए कि यार ए क्या था, बी अच्छा ये था, और अच्छा डी। अब जब पहले जो डी जिस कॉन्फिडेंस में तुमने दिया था आंसर यहाँ डी सही है, अब आप डी पे कंफ्यूज हो चुके हो कि नहीं यार डी लग तो रहा है डी होना चाहिए, लेकिन स्टिल, क्योंकि अब एक जीवन मौत का बात आ रहा है। मेरी बात समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, यानी ये ए बी सी ने आपको छोड़ा नहीं है अभी तक। अगर आप सच में डी के लिए इतना ही श्योर थे कि मुझे कुछ नहीं, मुझे डी ही चाहिए, ए बी सी का सवाल ही नहीं है, तब उसने जब पिस्टल भी लगाया ना बाद में कि मैं गोली मार दूंगा अगर गलत हो गया,
तब भी आप बोलते हैं कि मुझे डी ही चाहिए, डी ही आंसर है। जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि अच्छा तेरा भगवान यहां भी है, अच्छा इस चेयर में भी है, इस टेबल में भी है, इस फर्श में भी है, प्रहलाद क्या आंसर दे रहा था? आप उसकी भावना समझे? इसलिए क्यों भक्त प्रहलाद इतना बड़ा भक्त माना गया है? आप सोचिए कि वो बोलते हैं कि वो इतना श्योर है, उसको चूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसने हर जगह ही एक्सेप्ट कर लिया है यही चीज। उसके मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं है कि जहां पे विष्णु नहीं हो सकते, ये नहीं होने का सवाल ही नहीं है उसके मन में। उसने फुल एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। आपने जो बोला ना, यहाँ पे सवाल किया कि मैं एकांत को, अकेलापन को चूज करता हूँ, तो यहाँ पे सवाल यही है कि आप अकेलापन चूज कर रहे हो और आप किसी का साथ रिजेक्ट कर रहे हो, कि या आपने बोला कि मुझे अकेलापन या किसी का साथ से फर्क ही नहीं पड़ता, जो भी है ये है, मैं ये चूज कर रहा हूँ। इस तरह से भक्त प्रहलाद ने विष्णु को चूज कर लिया। अब उसके लिए कोई फर्क नहीं, आप कहीं भी पूछ लो उसको, हर जगह विष्णु दिख रहे हैं, तो कहीं नहीं होने का सवाल ही खत्म हो गया वहां उसके लिए मन में। आई होप आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, लेकिन आप कैच कर सकते हैं। वसुदेव गेमिंग जी, हर हर महादेव, आपका स्वागत। आज फिर से लेट हो, कोई बात नहीं दोस्त, ओरिजिनल तो किसी से आज तक दिखा ही नहीं। ओरिजिनल, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स भी कैसे भी ऐसा ही होते हैं, कन्फ्यूजन। बिल्कुल, मैं आप और ये फिल इन द एग्जाम्पल वाला मैंने जो दिया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यही चीज़ यहाँ चल रहा है ओवरऑल। अच्छा, यहाँ पे क्या कमेंट्स है, बहुत सारे कमेंट्स हैं। अच्छा, निधि जी बोलती हैं कि अगर घर में हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनके लिए कुछ इसलिए करते हैं कि वो खुश हो जाएं, तो क्या ये भी स्वार्थ प्रेम है कि मेरी कामना है कि वो खुश हो जाएं? बिल्कुल, अगर आपने इच्छा की ना, आपने कामना की कि वो खुश हो जाएं, इसलिए आप वो कर रहे हो, मतलब आप भगवान से प्रेम इसलिए कर रहे हो ताकि वो खुश हो जाए, अदरवाइज आप प्रेम नहीं करती। यही कहना चाह रही है ना आप निधि जी, कि आप प्रेम इसलिए कर रहे हो, पूजा इसलिए कर रहे हो भगवान की, ताकि वो खुश हो जाए, वरना अन्यथा मुझे प्रेम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये तो कंडीशनल लव हो गया ना, इसकी बात चल रही है। आपने खुद ही जवाब दिया है उस चीज का। मैन खान जी बोलते हैं कर्मयोग इज इक्वल टू डूइंग कर्मा एंड गिविंग चिंता ऑफ फल टू गॉड, नोइंग फुल वेल दैट कृष्णा इज। ठीक है, ये सब बातें थियोरेटिकल सही लगती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैन खान जी, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। ये सब बातें जो हैं मतलब कहने वाली बातें हैं, पर प्रैक्टिकली ये चीज़ें वो मैंने कृष्णा इज रियल, वो वॉट एवर, मैं हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि कृष्णा को मानो चाहे मत मानो, आप कृष्णा को मत मानो, आप बिल्कुल एथिस्ट की तरह इस वीडियो को देखो, तब भी मैं वहीं तक वहीं ले जाऊंगा आपको, तब भी कृष्ण आपको वहीं ले जाएंगे। आप कृष्ण को मत मानो, तब भी हम वही, क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। कृष्ण जब अर्जुन से बात कह रहे हैं ना, वो साइकोलॉजी की ही बात चल रही है, और साइकोलॉजी 5000 साल पहले भी थी, उससे पहले भी थी, और आज भी है। तो इसलिए आप कर्म करो, सब भगवान पे छोड़ दो, ये सब भी एक तरह का वही है। इसको समझो बात को। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम कर्म करो और फल जो है ईश्वर के हाथ पे छोड़ दो। यहाँ भी एक कामना ही है। आप ईश्वर के हाथ में क्यों छोड़ रहे हो, शैतान के हाथ में क्यों नहीं छोड़ते? मुझे ये बताइए, आपने शैतान के हाथ में क्यों नहीं छोड़ा, डेविल के हाथ में क्यों नहीं छोड़ा, दैत्य के हाथ में क्यों नहीं छोड़ा, ईश्वर के हाथ में क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम्हारी कामना है कि ईश्वर संभालेगा, क्योंकि तुमने ये उम्मीद की है, वो तुम्हारे मन में ये लालसा है कि ईश्वर के हाथ में छोड़िए, वो मेरे को गलत थोड़ी देगा, क्योंकि मैं तो उसकी पूजा करता हूं, वो तो मेरे को अच्छा ही रिटर्न देगा। तुम लालची हो, इसलिए तुम कृष्ण को दे रहे हो। यहां भी एक मनोकामना ही है। ये डेप्थ बातें हैं, विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। अनोखी मेहता जी, राधे राधे। अकर्डिज्म, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट की ही बात चल रही है, लेकिन डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि हर चीज़ त्याग देना, संन्यास ले लेना, वो नहीं। संन्यास, यहाँ पे बात वही चल रही है, आप धीरे धीरे और समझिएगा इसको। सर, कोई नेगेटिव इंसान लाइफ में आ चुका हो, ये चीज़ें करना छोड़ना, देखिए जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना अकल्टिज्म जी, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात चल रही है, और बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ भी लगा सकते हैं कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। लेकिन अगर आपने किसी इंसान को सिर्फ से नफरत की तरह से तुम छोड़ना चाहते हो, तो आपका मन कभी उसको छोड़ नहीं पाएगा, आपका मन नहीं छोड़ पाएगा उससे, आप ये देख लेना। और ये होता है, इसलिए मैंने रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया था मैंने। उसको छोड़ो या रहने दो, लाइफ में और चॉइसेस, बिल्कुल लाइफ में चॉइसेस रहेंगी हमेशा। यहां फिर बोल रहे हैं, आप आगे और भी सुनिए, इस चीज को समझिए कि लाइफ में चॉइसेस कहीं नहीं जा रहे हैं, चॉइसेस रहेंगी हमेशा।
और कृष्ण ने जब अर्जुन को ये दिया, अर्जुन को कृष्ण क्या बोलते हैं, इस बात को समझिए थोड़ा सा। अर्जुन को कृष्ण ये बोलते हैं कि तुम एक बार ज्ञान ले लो, उसके बाद तुम जो करोगे सब चीज सही है। एक बार तुम सत्य जान जाओ, उसके बाद तुम जो करोगे तब सब चीज सही। एक बार तुम सही गलत का पैमाने से ऊपर उठ जाओ, उसके बाद तुम जो करोगे सब कुछ सही है। कृष्ण अर्जुन को उस समय ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुमने उसके बाद संन्यास भी ले लिया, तुमने युद्ध नहीं भी किया, तब भी सही है हर कुछ। लेकिन एक बार सत्य जानने के बाद अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन युद्ध करने से पहले वो ये भी कहते हैं कि पहले तुम ज्ञान ले लो। ज्ञान लेने के बाद तुम्हें जो सही लगता है, जो तुम्हारा मन कहता है, वो करना। तो काफ़ी डीप लग रहा है ओकल्टिज्म जी, लेकिन विद टाइम इस डेप्थ को हम लोग पार पाएंगे। आप डेफिनेटली आप पाइएगा। और हैबिट्स पे अप्लाई किया सकता है, लेकिन इंसान पे नहीं। बिल्कुल, एक इंसान भी आपका हैबिट ही है, याद रखिएगा। आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वो किसी हैबिट के कारण ही करते हैं। आपको हर इंसान पसंद नहीं आता, आप हर इंसान से बात नहीं करते हैं। आपका एक पर्टिकुलर गुण है, आपका एक पर्टिकुलर क्वालिटीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप इंसान भी चूज़ करते हो। ये भी याद रखिएगा। आप इंसान रैंडमली नहीं चूज़ करते। हम बोलते हैं ना कि नहीं, हम रैंडमली लोगों से, नहीं, आप रैंडमली नहीं चूज़ करते हो। नितिन मिश्रा जी, मुझे लग रहा है कि मैंने हल्का हल्का समझ रही हूँ। बिल्कुल, वासना तो होगा ही, लेकिन मैं एनर्जी नहीं दूंगी उसमें तो वो बंधेगा नहीं। मतलब आप समझ, हाँ बिल्कुल यही चीज़ आप थोड़ा बहुत कैच किए निधि जी, कि इस चीज़ को समझिए कि आप जिस चीज़ को मना करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि घर में एक बच्चा है, उसको आप बार बार डांटते रहोगे, फ़ोन नहीं छूना है, फ़ोन नहीं छूना है, टांग तोड़ देंगे तुम्हारे तुम अगली बार फ़ोन छुए तो। तब जब वो बच्चा डर के मारे फ़ोन तो रख दिया उसने, लेकिन उसका एनर्जी आपने चैनलाइज नहीं किया। वो एनर्जी मन में, वो अभी भी फ़ोन चला रहा है, वो अभी भी मन उसका वहीं पे लगा हुआ है, उसका मन वहीं पे जुड़ा हुआ है, उसका एनर्जी वहीं है। आपने उसके एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया कहीं और। वो अभी भी उसी फ़ोन से चिपका हुआ है। फिजिकली उसने फ़ोन छोड़ दिया है, पर अंदर मन उसका उसी से जुड़ा हुआ है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें उससे मन से उस मन का बंधन तोड़ना है, उस बंधन को तोड़ना है। जो मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, कि किस तरह से हम जब कोई काम करते हैं, उसमें से जो आउटकम आना है वो तो आना ही है, लेकिन हम अपने तरफ से उससे बंधते हैं। इसी को माया कहते हैं। जैसे बूंद से एक इंसान को, जैसे बंद से एक इंसान ने पूछा कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, तो अच्छा बुद्ध वाली स्टोरी आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो आप मैंने ये वाला पढ़ा मैंने आपका एक कमेंट, यही चीज़ चल रहा है कि वो तो होगा ही, लेकिन सवाल इसलिए देखिए, बहुत लोग बोलते हैं ना कि बुद्धिज़्म में, या फिर मैं देखो मैं किसी रिलीजन का प्रचारक नहीं हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं सत्य को प्रमोट कर सकता हूँ। तो बुद्धिज़्म में एक बात है, जैसे बोले थे हर चीज़ दुख है, ये जिंदगी दुख है, जीवन एक दुख है। बुद्धिज़्म में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है ये क्यों बोला गया। वो इसलिए बोला गया कि आपको वो पहले ही प्रिपेयर करना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान एथलीट बनना चाहता है, स्पोर्ट्स पर्सन, उसने कभी स्पोर्ट्स खेला नहीं, और आप मान लेते हैं कि एक बच्चा है मेरे पास आया कि भैया मेरे को बॉक्सिंग सीखना है, ठीक है, वो मेरे पास पहली बार आया, उसने कभी बॉक्सिंग किया नहीं है, तो मैं उससे पहली एक बात बोलूँगा कि भाई मार खाने को रेडी है तू? मैं पहला सवाल मेरा ये होगा। दर्द पसंद है तुझे? ये मेरा दूसरा सवाल होगा। तू दर्द से भागेगा तो नहीं? ये सब सवाल होंगे मेरे कुछ। देखो, मैंने बॉक्सिंग की कोई बात नहीं की उससे अभी तक, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। ये क्यों कह रहा हूँ उससे मैं, कि ये रियलिटी होने वाली है। सो आई जस्ट वांट टू से कि इस चीज़ के लिए तैयार रहना। ये नहीं कि पहले दिन उतरे और थोड़ा सा ट्रेनिंग किया, एक हाथ लग गया और तुम रोने लगे कि यार आपने तो बताया नहीं था कि चोट भी लगता है, दर्द भी होता है, नहीं तो मैं तो बॉक्सिंग सीखने आया था, मैं दर्द लेने थोड़ी आया था, आपने क्यों नहीं मुझे पहले बताया। तो बुद्ध पहले ही बोल दिया कि इस जीवन में तुम जी रहे हो, जिस भौतिक जीवन में, वहाँ दर्द इंडिस्पेंसिबल है, वो रखा हुआ है। ये चीज़ जान जाओ। अब एक बार वो बच्चा अगर मान लिया कि हाँ सर मुझे पता है कि दर्द होगा, मैं रेडी हूँ, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, कि हाँ मुझे दर्द भी होगा, चोट भी लगेगा, मेरे नाक पैर सब टूट जाएगा, आंखें भी लगेंगी, आंखें लाल रहेंगी, मेरे शरीर में पेन रहेगा, हर रोज मैं थका हुआ रहूँगा एकदम, बट स्टिल आई वांट टू डू इट। नाउ आई विल से कम टू द रिंग। तब वो जब ट्रेनिंग करना शुरू करेगा, जब उसको पहले भी चोट लगेगा, तब बोलेगा ठीक है ये चोट तो लगता ही रहता है, मुझे पता है कि दर्द तो होना ही है, स्टिल आई विल मूव। तब उसके अंदर वो जो दर्द है वो या फिर दुख जो आने वाला है उस गेम सीखने में, वो उसको इफेक्ट नहीं करने वाले। उसे पता है कि ये तो आना ही आना है। आप समझ रहे हो इस बात को? आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। अच्छा बाकी कमेंट्स में बाद में देखता हूँ, काफ़ी आज ज़्यादा हो गया। ठीक है।
धीरे धीरे कमेंट्स ले पाऊंगा, एक बार मैं कमेंट लूँगा तो फिर मैंने मेन वीडियो छूट जाता है। फिर नाउ अब आगे चलते हैं कि ओशो, अब आगे देखते हैं कि ओशो क्या स्टोरी बता रहे हैं, किस स्टोरी को समझाना चाह रहे हैं। और याद रखिएगा, जो भी शब्द होते हैं, स्टोरी होती है, स्टोरी में चिपक मत जाना, स्टोरी से जो रस निकलता है उसको पकड़ना। अधिकतर लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं कि ये शब्द क्या चल रहे हैं। शब्दों में मत खोना, क्योंकि शब्दों की सीमा है, वर्ड्स की लिमिटेशन है। ओशो कहते हैं कि अभी पश्चिम में एक फकीर था, गुजरियेफ। उसके पास जो भी साधक आता है तो 15 दिन तो उसको शराब में डुबाता है। कैसा पागल आदमी होगा वो इंसान। गुरजीएफ ने नहीं, समझदार था वो इंसान। कौन? गुरजीएफ फकीर है, क्योंकि वह यह कहता है कि जब तक मैं उसे न देख लूं जिसे तुमने दबाया है, तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम क्या कह रहे हो यह भरोसे का नहीं है। तुम्हारे भीतर क्या पड़ा है वही जान लेना जरूरी है। ये जो बात गुरजीएफ की बात ओशो ने बताई है, इसको आप लाइफ में ये चीज़ जरूर इंप्लीमेंट करते रहना। कि जब वो क्या करता है, 10-15 दिन शराब पिलाते थे कि भाई मैं तुम्हारे अंदर क्या छुपा है मैं एक बार देख लूँगा, तुम्हारे नशे में तुम्हारे मन से निकलवाऊंगा वो मैं। जैसे आजकल कहा जाता है ना कि जब तक तुम इंसान को तब तक नहीं जानते, जब इसे कहावत है और ये बहुत रियल है कि आप एक इंसान को तब तक नहीं जानते जब तक आप उसके साथ रहे नहीं हो एज ए रूम पार्टनर, या फिर आप उसके साथ ट्रैवल नहीं किए हो। आपने सुना होगा ये चीज़ें। जब आप एक इंसान के साथ ट्रैवलिंग वगैरह करते हो ना, इधर तो घूमते हो साथ में, आपको उस इंसान की बहुत हकीकत मालूम पड़ेगी कि वो इंसान कैसा है। जब आपको उसके साथ रूम पार्टनर की तरह रहते होता हो, को मालूम पड़ता है वो इंसान कैसा है। अदरवाइज आप किसी से कोई बात करते हो, नॉर्मल करते हो, आपको बहुत चीज़ें वो पट्टी पढ़ा सकता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन आपका वो ट्रू नेचर जब आप 24/7 उसके साथ वक्त बिताओगे ना, उसकी एक्टिविटी, उसका चीज़ें, उसकी हरकतें, आपको उसके बारे में मालूम पड़ना शुरू होगा कि उसके अंदर में क्या है। क्योंकि एक इंसान फेक लंबे समय तक लगातार ज़्यादा नहीं कर सकता। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, ऐसा कुछ ना कुछ बोलेगा जो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है। तो ये जो गुण होता है ये पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम वो ना जानो कि तुम्हारे अंदर क्या छुपा है, तब तक आप सत्य के बारे में बात नहीं कर सकते। तो आप सोचो कि गुरजीएफ क्यों कर रहे हैं ये? गुरजीएफ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंसान आया, क्योंकि वो फकीर है, उसके पास जो भी आता होगा वो सत्य जानने आता होगा। तो वो पहले जानना चाहते हैं कि ठीक है, तुमको भाई अल्टीमेट चीज़ पाना है, तो पहले तुम्हारे अंदर छुपे हुए सारे कीड़े कीटाणु हैं, वो तो मैं देख लूँ कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। उस सत्य तक तुमको किसने रोक के रखा है। अगर वो चीज़ें ना होती तो तू अपने आप सत्य जान चुका होता, तुझे मेरे पास आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं तेरे अंदर, उन ऑब्स्टेकल्स ने ही तुझे रोक के रखा है, तो वो पहले जान लूँ मैं। तो गुरजीएफ का ये तरीका था। तो ओशो कहते हैं कि तो एकदम शराब पिलाता, 15 दिन इतना डुबा देता शराब में, फिर उस आदमी का असली चेहरा खोजता कि भीतर कौन छिपा है, किस किस को दबा के रखा है इसने। तुम्हारी चॉइस ने क्या क्या किया है इसे जानना जरूरी है, तभी रूपांतरण हो सकता है। तो उनका यही, मैंने कहा ना कि उनका यही था कि अंदर क्या क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या क्या वासनाएं, क्या क्या इच्छाएं तूने मार के अपने मन में, सीने में दफन करके रखी है। ये चीज़ एक बार वो देख ले, उसके बाद उसको सॉल्व करना जरूरी है। एक बार वो सारी इच्छाएं एक बार निकालना शुरू कर दोगे ना, तो इंसान अपने आप हल्का होते चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन जी ने जो कहा कमेंट में कि मुझको अकेला रहना पसंद है। सपोज करो कि आप गुरजीएफ के पास गए, ठीक है, आपने बोला कि ऐसा ऐसा मुझे सत्य जानना है, पर मुझे अकेला रहना पसंद है। उन्होंने आपको शराब पीना शुरू किया, सिलाया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये इंसान लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं खाली एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ एक। अब वो देखते कि नहीं, इसके मन में कुछ नहीं, इसके अंदर कोई ट्रॉमा छुपा हुआ है, जिस कारण से ये लोगों से नफरत करता है, परिवार से नफरत करता है, फैमिली में नहीं रहना चाहता, सोसाइटी में नहीं रहना चाहता। ये इंसान कोई चीज़ अंदर छुपा हुआ है, कोई टीस है, कोई कारण है, कोई वैलिड रीज़न हो सकता है। तो उस चीज़ को निकालना, जैसे ही वो चीज़ें निकलेंगी इसका मन छूटेगा, इसका मन फ्री होगा, उसके बाद ही ये आगे जर्नी कर सकता है। अगर वो नहीं है तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा जरूरी है कि जरूरी ही वो कोई कुछ ना कुछ रहा है, ना रहे तो अच्छी बात है, पर रहे तो उसको निकाल सकता है। और ये गुरजीएफ का तरीका था। कई लोग तो भाग जाते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तुम सच्चाई जानना गुरजीएफ शुरू करते थे तो बहुत लोग भाग जाते हैं, लेकिन गुरजीएफ कहता है कि 15 दिन तो जब तक मैं तुम्हें शराब में ना डुबा लूं, जब तक मैं तुम्हारे भीतरी घर में ना झांक लूं कि तुमने क्या क्या दबा रखा है, तब तक मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा।
क्योंकि तुम जो कहते हो उसको सुनकर अगर मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूं तो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि तुम जो कहते हो पक्का नहीं है कि तुम वही हो। भीतर तुम कुछ और हो सकते हो, और अंतिम निष्कर्ष पर तुम्हारे जो भीतर पड़ा है वही निर्णायक है। तो गुरुदेव का ये कहना बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद हिम, कि जब तक तुम्हारे अंदर का जो प्रॉब्लम है वो मैं ना देख लूं, ये जाने बगैर मैं अगर तुम पे मेहनत करता हूं, तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, सब के सब व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि वो अंदर का जो प्रॉब्लम है, वो हर चीज़, वो मन तक, उस बात को, चेतना तक वो बात को पहुंचने ही नहीं देगा, क्योंकि वो अंदर दीवारें बनी हुई हैं, एक कब्रिस्तान बना हुआ है अंदर विचारों का, जिसको तुमने दबा के रखा है, दफना के रखा है। और ये बात सही है, मैंने भी कई बार देखा है, मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि वो इंसान क्यों नहीं सीख पा रहा है। उसके अंदर कुछ और चीज़, कोई और बुराई या कुछ छुपी हुई है, उसको मालूम नहीं है, या फिर उसको पता है वो दिखाना नहीं चाह रहा है, या फिर शायद उसको पता ही ना हो। लेकिन वो प्रॉब्लम, वो हिंड्रेंस मुझे पता चलती है कि वो हिंड्रेंस है। वो हिंड्रेंस जब तक नहीं हटेगी, ये फैक्ट या ज्ञान उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। और ये मैक्सिमम लोगों में ये दिक्कत होती है, कोई ना कोई एक हिंड्रेंस रहेगा ही रहेगा। बहुत से लोग आप देखोगे कि कोई लोग ना, नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। आप देखते होंगे, मुझे प्रेम में विश्वास नहीं, ये बकवास है, ये है। अगर आप उनकी गहराई में जब उतरोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ दबा हुआ है वहाँ पर, जिस कारण से वो इंसान ये कह रहा है, वो कुछ बोल रहा है। कुछ ना कुछ उसने ऐसी चीज़ बहुत ही मन में पकड़ के रखी है, इतने जोर से पकड़ के रखी है कि उसे आपको अंदाजा भी नहीं होगा, जिस कारण से वो ऐसी बातें करता है या करती है। समझिएगा इस चीज़ को। तो सारा चीज़ जो अंदर दफन है उस पर डिपेंडेंट है कि आपने अपने अंदर क्या दफन करके रखा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि चुनना मत। आप देखो चुनाव पे और डिटेल में अब क्या बात करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि चुनना मत, क्योंकि चुनाव किया कि भीतर रह जाएगा वह जिसे तुमने छोड़ा है, दबाया है। वह अंदर गया और जिसे तुमने उभारा और स्वीकार किया वह ऊपर आया। बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। द्वंद्व बना ही रहेगा। द्वंद्व क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द्वंद्व यही तो है कि तुमने चूज किया कि मैं ये करना चाहता हूं और ये नहीं करना चाहता। जो नहीं करना चाहता वो आपके मन में दब गया और जो करना चाहता हूं वो सामने दिख रहा है, क्योंकि तुमने चाहत की, तुमने चूज किया। याद रखना, चॉइसेस हमेशा ही ऐसे रहती हैं। लड़कियां इस चीज से रिलेट कर सकती हैं जब वो मॉल में जाती हैं और शॉपिंग करती हैं, अलग अलग ड्रेसेस। उनको तुम 50 ड्रेस भी दिखा दोगे, वो लास्ट में 1-2 खरीद के आएंगी, लेकिन अपने मन में 40 ड्रेसेस दबा के आती हैं वो वापस। मैं गर्ल्स स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा होता है। मैं कोई रेसिस्ट या वो कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उनके पास इसका सेंस बहुत ज़्यादा है लड़कों की तुलना में। लड़के तो मैक्सिमम वही होते हैं कि चलो जो पहन लिया। सेंस नहीं है हमारे पास, लड़कियों के पास ज़्यादा है, कुदरत का देन है उनके पास। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया कि वो भले 2 ड्रेस लेके आई, क्योंकि मैंने कहा ना कि फाइनेंस प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे भाई हमें लिमिटेशन है कि इतना ही खर्चा करना है, लेकिन उन्होंने 2 ड्रेस चूज करके लाए हैं। लेकिन जो बाकी 25 ड्रेस उन्होंने रिजेक्ट किया है कि मैं ये नहीं लूंगी, लेकिन उस ड्रेस का छाप उसके मन में आ गया है। द्वंद्व आ गया है उसके मन में। द्वंद्व एक ही है, चेतना और अचेतन का द्वंद्व। आपने कसम ली कि क्रोध नहीं करेंगे। कसम आपके चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में रहेगा, और क्रोध की ताकतें अचेतन मन में रहेंगी। कल कोई गाली देगा, अचेतन मन कहेगा क्रोध करो, अनकॉन्शियस माइंड बोलेगा क्रोध करो, सामने वाला तुम पे गाली दे रहा है, लेकिन चेतन मन कहेगा कि कसम खाई है मुझे, मैं गाली नहीं दे सकता। या फिर आपने एक चोला ओढ़ा है समाज में कि बहुत सज्जन इंसान का, तो कोई इंसान आपको गाली दे रहा है, तब भी आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, गाली दो इसको, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, रिप्लाई दो इसको। लेकिन तुम्हारा चेतन मन, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बोलेगा पागल है क्या? सोसाइटी में मैंने इतनी मुश्किल से इज्जत बना के रखी है, मैं चिल्ला दूंगा तो मेरा सारा का सारा प्रतिष्ठा गायब हो जाएगी। नहीं, उसे गाली देने तो मैं फिर भी रिप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन उसके मन में छुपा है कि बेटा कोई और नहीं होता ना, किसी और देश को, कोई और शहर में होता, तब तुझे बताता कि मैं कौन हूं। समझ रहे हो कि आपने उस गुस्से को केवल दबा के रखा है, आपने गुस्सा छोड़ा नहीं है। क्रोध आपके पास आज भी है। और द्वंद्व खड़ा होगा, लड़ोगे भीतर, भले बाहर दिखते हो शांत, पर अंदर में द्वंद्व चल रहा है, अंदर में एक लड़ाई जारी है, अंदर में कुड़ना जारी है। और ध्यान रहे, जब भी लड़ाई होगी तो अचेतन जीतेगा। ये बात भी याद रखना, हर बार अचेतन जीतेगा, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ही जीतने वाला है।
अब ये कौन सी बात बोल दी यार, अनकॉन्शियस माइंड हर बार जीतेगा? हाँ, कारण है। इमरजेंसी में हमेशा अचेतन जीतेगा। इमरजेंसी, बेकाम समय में चेतना जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। काम के समय में जब जरूरत पड़े उस समय अचेतन तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ही जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान की अधिकतम खोजें इस नतीजे पर पहुंची हैं कि चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारे मन का एक हिस्सा है। अगर हम मन के 10 हिस्से करें तो एक हिस्सा चेतन है, कॉन्शियस है, और 9 हिस्से अनकॉन्शियस हैं। 9 गुना ताकत है उसकी। अब इस बात को समझिएगा, इसको प्रैक्टिकली भी आप फील करके देखिए कि आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कर रहे हैं ना, जो सोचते हैं, उसका बहुत लिमिटेशन है। लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फीलिंग्स को अपने पास रखा है, जो एट द मोमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन अभी एट द मोमेंट कॉन्शियस माइंड में आ रही हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं अवेयर हूँ। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कई गुना ज़्यादा फीलिंग्स, कई गुना ज़्यादा थिंकिंग्स मेरे अनकॉन्शियस माइंड के पास है, जिससे मैं अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट टाइम पड़ने पे वो मुझे कनेक्ट करवा देता है। तो ओशो यही बता रहे हैं कि मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है, पर वो दिखता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हम बिहेव करते हैं। लेकिन इसलिए जब इमरजेंसी का टाइम होता है, जिस समय ऐसा कि भाई क्विक डिसीजन, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं, या फिर कुछ ऐसा क्रिटिकल डिसीजन लेना है, उस वक्त हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत डोमिनेट करता है, और वो उसके अंदर अनकॉन्शियस माइंड के पास जो भी पावर इकट्ठा है वही रिक्वायर करता है, और वही तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे बिहेवियर से निकलता है। विश्वास नहीं हो रहा? आप बहुत सज्जन इंसान हैं, लड़का है लड़की, आप जो भी हों, आप हर जगह सज्जन रहती हैं, लेकिन सडनली कभी ऐसा होता है ना, कभी कि अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसा हुआ, लड़ना झड़ना कुछ ऐसा हुआ, और आप अचानक से गाली दे देते हैं, तेरी, देखियो, और फिर आप गाली देकर चुप हो जाते हो तुरंत। अरे यार मैंने क्या कर दिया यार, गाली नहीं देनी थी, यहाँ पर सब थे यहाँ पे खड़े यार, सबने सुन लिया, क्या सोचेंगे लोग। अब आप मुझे ये बताइए, वो गाली कहीं और से आई थी क्या? कहाँ से आई थी वो गाली कहाँ थी? किसी ने आपके मन में आकर रखा? नहीं। वो एंगर में जिस तरह से आपने चिल्लाया, वो कहाँ से आया? वो आपके अंदर, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी था, वो रखा हुआ था बहुत बल्क अमाउंट में। और जब क्रिटिकल सिचुएशन आया, जिस समय हम ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पा रहे हो, उस समय वो अपने आप निकला। जिस समय आपका कॉन्शियस माइंड उतना एफिशिएंट नहीं था, उस समय मन के और भी पार्ट को एक्सेस करना जरूरी था। उस समय अनकॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ी तुम्हें रिएक्ट करने के लिए। उस समय अनकॉन्शियस माइंड के पास जो सबसे ज्यादा था, वो पहले निकल के आया। समझ रहे हो बात को? आप बहुत हंसमुख इंसान हो, रास्ते पे चलते हो एकदम जॉली, हे वो, आप रास्ते पे जा रहे हो, अपने कान में हेडफोन लगा के मस्त चिल जा रहे हो। मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, कोई जा रहे हो, सामने से कोई आदमी आ रहा है, आप उसको कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला आदमी जा रहा है। सपोज करो कि सामने वाला जैसे तुम्हारे पास आया, उसने सडनली तुम पे थूक दिया। एक सिचुएशन क्रिएट करो, तुम खुशी मूड में जा रहे हो, सडनली उसने आप पे थूक दिया। एट दैट मोमेंट, जो कि एकदम एब्सर्ड मोमेंट है, ये कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपके मन से सडनली कैसा आएगा? गुस्सा, सडनली गुस्सा, कुछ चिल्लाना, कुछ भी चीज चिल्लाओगे आप। ये जो बिहेवियर है ना, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड रेगुलेट करता है। इसी की बात अनकॉन्शियस, मैं साइकोलॉजी की बात कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई थ्योरी और वो नहीं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमारा मन कैसे बिहेव करता है। हो सकता है कि सामने वाला कमजोर है, फट से कॉलर पकड़ लोगे उसको, हो सकता है पकड़ के तड़ाक से एक थप्पड़ ही मार दोगे तुरंत। ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड करवाता है। बाद में भले आपको रिग्रेट हो कि अरे यार ठीक है यार, वो पागल था, हमको मालूम नहीं था, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पहले पता कर लेना चाहिए था कि क्या वो पागल है क्या। लेकिन ये सब बाद की बात नहीं, ये सब बाद में फिर तुम कॉन्शियसली सोच रहे हो, कैलकुलेशन वगैरह सोच रहे हो, अच्छा नहीं करना। लेकिन जब उस समय एट द मोमेंट, इमरजेंसी टाइम में, क्रिटिकल टाइम में, जो अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे पास था, वो एंगर, वो गालियां, वो रिएक्शन, वो वायलेंस, वो निकल गया फट से। इसी की बात ओशो कह रहे हैं कि जब जो चीज़ तुम दबा के रखते हो, वो तुम्हारे पास रहता है, वो जाता नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि तो वह जो 9 गुनी ताकत वाला तुम्हारा मन है, वह प्रतीक्षा करता है कि कोई हर्जा नहीं है, मैं वेट करता हूँ। सुबह जब गीता का पाठ करते हो तब कोई फिक्र नहीं है, कसम खाओ कि क्रोध नहीं करोगे। मंदिर जब जाते हो तब भी कोई फिक्र नहीं, मंदिर भी कोई जिंदगी नहीं है।
थोड़े पल के लिए हम जाते हैं मंदिर। कहो कि क्रोध नहीं करेंगे, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बोलता है हाँ क्रोध नहीं करेंगे। देख लेंगे दुकान पर, देख लेंगे घर में, जब मौका आएगा असली तब एकदम चेतन हट जाता है। जब मौका आता है चेतना तुम्हारी हट जाती, चेतन मन, कॉन्शियस मन हट जाता है और अचेतन मन हमला बोलता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि क्रोध करने के बाद आदमी कहता है कि पता नहीं कैसे मेरे मन में क्रोध कर लिया, मेरे बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद क्रोध हो गया। आपने ये कई बार हमने भी यूज़ किया कि यार मुझे पता नहीं था, सडनली मैंने इतना क्यों बोल दिया। या फिर आप बहुत लोग को देखना ये बोलते हैं ना कि यार ये तुम मेरे बात का बुरा मत मानो यार, मैंने गुस्से में बोल दिया ये सब चीज़ें यार, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा बोलना, ऐसे मेरे मन में नहीं है, बस गुस्से में निकल गया। वो जब आदमी ये बोलता है ना कि मेरे मन में गुस्से से निकल गया, सडनली निकल गया, अरे शैतान, दुष्ट, वो तेरे मन में आया कहाँ से? तुम चाहते भी नहीं हो वो, तो वो क्रिएट कैसे किया है तुमने अपने मन में? बताओ जरा, कैसे तुमने इतना चीज निकाल दिया? बस अंतर यही हुआ कि तुमने उस समय जो एक कॉन्शियस माइंड का, जो तुम एक चोला पहन के घूमते हो, जो चेहरा तुम लोगों को दिखाते हो, कुछ पल के लिए वो चेहरा तुरंत हट गया और सडनली जो अनकॉन्शियस तुम्हारी पर्सनालिटी है वो सडनली बाहर आनी शुरू हुई। 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आया और सडनली तुमने फिर वापस अपने कॉन्शियस को पाया कि अरे क्या कर रहे हो, वापस लिया तुमने, और तुम्हारा जो डुप्लीकेटिव वाला चेहरा है, कॉन्शियस माइंड जो तुम दुनिया को दिखाते हो, वो वापस, अरे नहीं ये मैं कहना नहीं चाहता था, बस गलती से वो अचानक से स्पॉन्टेनियसली निकल गया, वो फ्लो में निकल गया मेरे पर, मेरे मन में कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, वो तुम्हारे मन में ही है, तुम्हारे कॉन्शियस मन में ना भला हो, तुम्हारे सब कॉन्शियस, तुम्हारे अनकॉन्शियस मन में भरा पड़ा है, इसलिए वो उबल के बाहर आया है। इसलिए मैं कहता हूं, लोग हर समय क्या कहते हैं इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। लोग सडनली कुछ क्या कहते हैं उस पर हमेशा ध्यान रखना। मैं पर्सनली उस पर ध्यान रखता हूं कि लोग बार बार चिकनी चुपड़ी क्या बात कर रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो आप मुझे सजा धजा के बहुत चीजें बोल दोगे जो मैं चाहता हूं सुनना, कि यार इसको उतना बुरा ना लगे, उस अकॉर्डिंग आप बहुत सारी बातें कर लोगे। लेकिन मेरा ध्यान या आपका ध्यान उस पर होना चाहिए कि जब एक इंसान सडनली किसी भावनात्मक तौर पर क्या बोल देता है, जो शायद उसको पता नहीं है उसने वो बोल रहा है, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड में है वो चीज, इसलिए वो निकला। इस बात को समझिएगा, वो रियल ट्रुथ चेहरा इंसान का दिखाता है। मेरे बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद क्रोध आ गया, ऐसा हम अक्सर बोलते हैं। लेकिन आपके बावजूद क्रोध कैसे हो सकता है दोस्त? निश्चित ही आपने अपने ही किसी गहरे हिस्से में इसको दबाया है और उसको आप दूसरों को समझने लगे हैं कि वह और है। आपने अपने मन में दबा के रखा है कि उसको आप कोई और समझते हैं कि नहीं वो मैं नहीं हूं। आपके मन में है पर आपको लगता है नहीं ये मेरे अंदर ये नहीं है, ये कुछ और है। वह हमला बोल देता है जब वो अनकॉन्शियस माइंड, जब वक्त आता है वो हमला बोल देता है। यह जो द्वंद्व है, यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही मनुष्य का नरक है। अब यही नरक है जिस कॉन्फ्लिक्ट में हम जीते हैं। द्वंद्व नरक है, कॉन्फ्लिक्ट के अतिरिक्त और कोई नरक नहीं है। और हम इसको बढ़ाए चले जाते हैं, जितना हम चुनते जाते हैं इस नरक को बढ़ाए चले जाते हैं। तो कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं कि राग और द्वेष से, द्वंद्व से, कॉन्फ्लिक्ट से जो बाहर हो जाता है, जो इस चीज से बाहर हो जाता है, उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई चुनाव का चीज नहीं कि ठीक है मुझे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे कुछ रिजेक्ट नहीं करना, जो मेरे लिए सही है एट द मोमेंट में वो ले लूंगा। मुझे किसी चीज से बहुत लगाव नहीं और किसी चीज से नफरत भी नहीं। जो चुनाव के बाहर हो जाता है वही जीवन के परम सत्य को जान पाता है, और जो द्वंद्व के भीतर घिरा हुआ है वह सिर्फ जीवन के नरक को ही जान पाता है। इस द्वंद्व अतीत वितरागता में ही निष्काम कर्म का फूल खिलता है। जब आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि ये करूं, जब ये द्वंद्व खत्म होता है तुम्हारे अंदर, तब ही तुम्हारी चेतना जागृत होती है और तभी तुम निष्काम भाव से कर्म करना शुरू करते हो। कि तुम जब जो भी उस समय कर्म करते हो किसी चुनाव के कारण नहीं कर रहे हैं। कि तुमने चुनाव हम तभी करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बात की, हम चुनाव तभी करते हैं जब हमारा कोई पर्पस होता है। हम कैलकुलेशन करते हैं तब चुनाव करते हैं किसी मकसद से, कि ये आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस थिंग। समझो बात को,
जब भी तुम कुछ कर्म करोगे, मैं 2 दिन से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, फिर आज रिपीट करता हूँ, जब भी तुम कुछ कर्म करते हो उसका आउटकम आना है ही, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा ही। इससे तुम नहीं भाग सकते, इससे सृष्टि में कोई नहीं भाग सकता। और जो भी उस कर्म का आउटपुट होगा उससे तुम नहीं भाग सकते, उसका इफेक्ट तुम पे आएगा ही आएगा। हम बात इस चीज की नहीं कर रहे हैं, कृष्ण इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। उस कर्म का आउटपुट जो रियल में आएगा, उसका इफेक्ट जो तुम पे होगा, वो तो होना ही है। कृष्ण जिसकी बात कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव कर्म, वो ये है कि जब मैं कोई कर्म कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उसका आउटकम हम खुद सोचते हैं कि इससे ये फायदा होगा, ये होगा, मैं उससे जब तुम चिपक जाते हो, वहां निष्काम भाव खत्म हो जाता है। और उसी के कारण हम चॉइसेस लेते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं इसको चूज करता हूं क्योंकि वो खराब है, क्योंकि इसका जो आउटकम आ रहा है उससे मैं अपने आप को जोड़ना चाहता हूं, चिपकना चाहता हूं। इस द्वंद्व अतीत वितरागता में ही निष्काम कर्म का फूल खिलता है। या निष्काम कर्म की भूमिका हो तो यह द्वंद्व रहित राग द्वेष, यह शून्य चेतना फलित हो सकती है। चेतना जब शून्य होती है तभी शुद्धि होती है, यह शून्य का कृष्ण का कहना है। चेतना जब शून्य होती है तभी शुद्ध होती है, और जब शुद्ध होती है तब शून्य ही होती है। करीब करीब ऐसे समझे कि एक दर्पण है, एक मिरर है। दर्पण जब शुद्धतम होता है, जब दर्पण में कुछ भी प्रतिफलित होता हो, जब दर्पण शुद्धतम होता है, जब दर्पण में कुछ भी नहीं प्रतिफलित होता, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, जब दर्पण में कोई तस्वीर नहीं बनती, जब तक दर्पण में तस्वीर बनती है तब तक कुछ फॉरेन, कुछ विजातीय दर्पण पर छाया रहता है। जब तक दर्पण पर कोई तस्वीर बनती है तब तक दर्पण सिर्फ दर्पण नहीं होता, कुछ और भी होता है। एक तस्वीर निकलती है, दूसरी बन जाती है, दूसरी निकलती है, तीसरी बन जाती है। दर्पण पर कुछ बहता रहता है, लेकिन जब कोई तस्वीर नहीं बहती, जब कोई तस्वीर नहीं बनती, जब दर्पण सिर्फ दर्पण ही होता है, तभी शून्य होता है। इस पैराग्राफ को समझिएगा, बहुत पावरफुल बात बोली है वो सुने। एक जो मिरर होता है, एक दर्पण होता है ना, वो दर्पण, आप एक मिरर को आप देखते हैं, जब वो मिरर, कभी भी आप बोल सकते हो मिरर है, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, मैंने एक मिरर उठाया, मानते हैं मेरा मिरर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल ये मेरा मिरर है, मिरर तो है और क्या है। लेकिन आप देखिए, जब भी आप मिरर आपने लिया, उस मिरर में, एक मिरर की खासियत है कि उसके सामने जो भी कुछ रहेगा उसका इमेज उस पर रहेगा। तो ये मिरर कभी भी खुद में नहीं है, इस बात को समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं। एक मेटाफोरिक एग्जांपल है, बट ये मन को किस तरह रिफ्लेक्ट करता है, मन को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, वो बात चल रही है। अब ये जो मिरर है, ये मिरर हमेशा किसी तस्वीर को लिया हुआ है, किसी न किसी का एक्सप्रेशन इसके पास है, किसी न किसी का चित्र इस पे बना हुआ है। तो ये दर्पण कभी भी शुद्ध दर्पण नहीं बन पा रहा, ये दर्पण कभी भी प्योरिटी में नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ ना कोई मिरर जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई इमेज जुड़ा हुआ है। एक इमेज हटता है, हल्का सा मिरर घुमाया तो कोई और इमेज बन गया। आप ये मत समझना खाली चेहरा ही आया तभी वो इमेज है, आपने नॉर्मल भी रख दिया तब भी आकाश उस पर आ गया, आपने नीचे रखा तो जमीन आ गया उसके चित्र में, आपने जहां जो भी कुछ किया हर चीज इमेज आ गया उस पर। तो वो दर्पण कभी भी प्योर दर्पण नहीं बन पाता। और जिस दिन आपने दर्पण को विदाउट एनी रिफ्लेक्शन कर दिया, जिस वक्त आपने उस दर्पण को विदाउट एनी इमेज, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन ऑफ एनीथिंग आपने कर दिया, वो दर्पण शुद्ध दर्पण बन गया। सिर्फ और सिर्फ जो वो है वो बन गया। वही हमारी चेतना की बात चल रही है। उसी समय वो दर्पण शून्य हो जाता है, शून्यता को पाता है। वही हमारा मन है। एक बार वो मन, उस मन में जो भी रिफ्लेक्शन चीजें दब रही हैं, आ रही हैं, एक बार वो मन बोल रहा हूं, हमारी चेतना की बात चल रही है। एक बार हमारी चेतना जब इन सभी चीजों से निकलती है, जब किसी भी चीज का उस पर छाप नहीं रहता, उस वक्त ही वो चेतना शुद्ध होती है, प्योरिटी के फॉर्म में आती है। और उसी को श्री कृष्ण ने शून्यता का नाम दिया है। चेतना सिर्फ दर्पण है। ओशो कहते हैं, चेतना सिर्फ दर्पण है जब तक उस पर कोई तस्वीर बनती रहेगी, कभी राग की, कभी विराग की, कभी मित्रता की, कभी शत्रुता की, कभी बाएं कभी दाएं, कभी न कभी कोई ना कोई तस्वीर बनती रहती है उस मन पर, उस चेतना पर, उस कॉन्शियसनेस पर। तो चेतना अशुद्ध होती रहती है। लेकिन अगर कोई तस्वीर नहीं बनती,
चेतना द्वंद्व के बाहर हो जाती है, चुनाव के बाहर हो जाती है, तो शून्य हो जाती है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस। शुद्ध चेतना में क्या बनता है? जब दर्पण शून्य होता है तब दर्पण ही दर्पण रह जाता है, कुछ भी नहीं बनता वहां पर। जब चेतना शून्य होती है तो सिर्फ चैतन्य रह जाता है, वो चेतना आनंद रह जाता है, वहां कुछ नहीं बचता फिर। पर जब तक वहां कुछ और है, वो चेतना चेतना नहीं रहती। उस समय वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस विद दैट फीलिंग वो रहती है। वो चेतना कभी भी शुद्ध फॉर्म में नहीं रह पाती। और जिस वक्त उस पे से सारे के सारे इमेज हटते हैं, उसी वक्त वो चेतना शुद्ध होती है, शून्य हो जाती है। वह जो चैतन्य की शून्य प्रतीति है, वही ब्रह्म का अनुभव है, वही परमात्मा का अनुभव है। वह जो शून्य चैतन्य की अनुभूति है, वही मुक्ति का अनुभव है। शून्य और ब्रह्म एक ही अनुभव के दो छोर हैं। इधर शून्य हुए, उधर ब्रह्म हो गए। इधर दर्पण पर तस्वीर बनी, बंद हुई, उधर भीतर से ब्रह्म का उदय हुआ। ब्रह्म के दर्पण पर तस्वीरों का जमाव ही संसार है। और ये जो तुम्हारा दर्पण है, तुम्हारा मन का दर्पण, तुम्हारा जो चेतना, ये ब्रह्म का चेतना, ये चेतना पर जब भी कोई प्रतिफल बनता है, कोई इमेज बनता है इच्छाओं का, डिजायर्स का, उस वक्त वो चेतना शुद्ध नहीं रह पाती, और उसी को हम संसार कहते हैं। फिर वो संसारिकता में रहती है तब तक। हम असल में दर्पण की तरह व्यवहार ही नहीं करते। असल में हम दर्पण की तरह व्यवहार नहीं करते। हम तो कैमरे की फिल्म की तरह व्यवहार करते हैं। कैमरे की फिल्म प्रतिबिंब को ऐसा पकड़ लेती है कि छोड़ती ही नहीं। कैमरे की फिल्म समझ रहे हो ना, रील्स जो होती हैं, एक बार आपने फोटो खींचा, वो रील्स ने उसको अपने आप में बर्न कर लेता है। फिर वो रील कुछ भी हो जाए, उस इमेज को नहीं छोड़ पाती। लेकिन दर्पण की क्वालिटी क्या है? दर्पण की एक क्वालिटी है कि वो किसी इमेज को, किसी भी सोच को पकड़ती नहीं है। वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन वो आपको पकड़ती नहीं है उस इमेज को। आप उसको हटा दो, वो हट जाएगी। लेकिन हम जो हैं, वो दर्पण के बजाय दर्पण की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन हम कैमरे के रील की तरह करते हैं। फिल्म मिट जाती है, तस्वीर ही हो जाती है। अगर हम कोई ऐसा कैमरा बना सकते हैं जिसमें एक तस्वीर के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी ली जा सके, एक फिल्म पर अगर हम 1000 तस्वीरें, लाख तस्वीरें ले सकें, तो जो स्थिति उस फिल्म की होगी, वैसी स्थिति हमारी चित्त की है। तो ओशो जिस समय ये बात कह रहे थे, उस समय शायद डिजिटल कैमरे इन्वेंट नहीं हुआ था उस समय, अन्यथा ये बात नहीं कहते कि वो इसी की बात कर रहे हो। आजकल जो डिजिटल कैमरे हैं, आपके फ़ोन, आप उसी मेमोरी पर लाखों करोड़ों फोटो खींचते रहते हैं। वो बात अलग है कि एज ए इलेक्ट्रॉनिक उसका भी एक लिमिटेशन है, वो भी एक समय के बाद चला जाता है। लेकिन फिर भी नॉर्मल प्रैक्टिकलिटी के लिए हम बोल सकते हैं ना कि एक ही मेमोरी कार्ड में मैं बार बार इमेज चेंज कर सकता हूँ। फ़ोटो खींचा, फिर उसके ऊपर कुछ और ओवरराइट कर दिया, फिर कुछ और ओवरराइट कर दिया। तो बात यहाँ पे वही चल रही है। ओशो कहते हैं कि एक फिल्म पे अगर हम 1000 तस्वीरें, लाख तस्वीरें ले सकें, तो जो स्थिति उस फिल्म की होगी, वैसी स्थिति हमारे चित्त की है कि हमारा चित्त पे तुम जितने भी इमेज डालते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरों पर तस्वीरें इकट्ठी होती जाती हैं। कंफ्यूजन के सिवाय कुछ नहीं शेष रह जाता। कोई शक्ल पहचान में भी नहीं आती कि किसकी तस्वीर क्या है। कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या है। एक नाइटमेरिश, एक दुख स्वप्न जैसा चित्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्या हो रही है ना कि जो जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा है, आपने एक तस्वीर लिया, उसके ऊपर दूसरा तस्वीर ले लिया, तो चलो ठीक है, वो डेटा खत्म हो जाता है। लेकिन जब फिल्म की बात कहते हैं, आपने कोई एक ऐसा इमेज, आपने रील वगैरह देखा होगा, जो पहले ज़माने में कोडैक कैमरे में जो रील्स यूज़ होती थी, उसमें एक फ़ोटो लिया आपने, एक इमेज आ गया। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है, उस समय ओशो ही कह रहे हैं कि एक ही रील पे बार बार अलग अलग फ़ोटो आप चिपकाए जा रहे हैं, तो वो जो रील हो जाती बड़ी एब्सर्ड हो जाती। हमारा चित्त वैसे ही बिहेव करता है कि पता ही नहीं चल रहा कि है क्या ये, वो क्या चाहता है। उसके पास हजारों लाखों तस्वीरें एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड की हुई हैं, उसे पता ही नहीं चल रहा। चित्त इतना ओवरवेल्म्ड हो चुका है हमारा। दर्पण तो फिर भी बेहतर है। एक तस्वीर बनती है, फिर मिट जाती है जब दूसरी तस्वीर बनती है। हमारा चित्त ऐसा दर्पण है जो तस्वीरों को पकड़ता ही चला जाता है।
इकट्ठा करता चला जाता है, तस्वीरें ही तस्वीरें रह जाती हैं। उर्दू के किसी कवि ने एक पंक्ति है जिसमें उसने कहा है कि मरने के बाद घर से बस कुछ तस्वीरें ही निकलती हैं। मरने के बाद हमारे घर से भी कुछ तस्वीरों के सिवाय निकलने को कुछ और नहीं है। जिंदगी भर तस्वीरों के संग्रह के अतिरिक्त हमारा और कोई कृत्य नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें ही खींची हैं। कृष्ण कहते हैं शून्य निर्द्वंद चित्त, ऐसे चित्त की बात कह रहे हैं, ऐसी चेतना की बात कह रहे हैं, ऐसे मन की बात कह रहे हैं जो बिल्कुल शुद्ध हो, उसमें कोई द्वंद ना हो। और द्वंद तभी नहीं रहेगा जब उसमें मल्टीपल चॉइसेस ना रहे, जब वो सिंगुलैरिटी में काम करता है। छोड़ो तस्वीरों को, जानो दर्पण को कि तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त एक दर्पण की तरह होना चाहिए। मत करो चुनाव, क्योंकि चुनाव किया कि पकड़ा। जैसे ही तुमने कुछ चुना, तुमने उसे पकड़ लिया है। पकड़ो ही मत, नो क्लिंगिंग, रह जाओ वही जो हो। उस शून्य क्षण में जो जाना जाता है वही जीवन का परम सत्य है, परम ज्ञान है। और यहां पर ये जो श्लोक था वो खत्म हुआ। तो यहां पर ये श्लोक खत्म हुआ। अब हम, आई होप, बहुत डीप कॉन्सेप्ट तो है, इसमें कोई राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जब हम जैसे जैसे और आगे पढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने इनकाउंटर किए जो मुझे एट दैट मोमेंट उतना डीपली क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई, पर जब मैंने आगे उसको और पढ़ा था वो बैक वाला चीज़ और ज़्यादा क्लियर हुई है। तो इसको हमने यहाँ तक समझा कि किस तरह से चॉइसेस जो होती हैं वो मन को पकड़ के रखता है, किस तरह से चॉइसेस हमारे चेतना को छूटने नहीं देता। हम अक्सर जब चूज़ करते रहते हैं ये करें कि वो करें। अब सवाल यही पैदा हो जाती है कि भाई चूज़ तो करना ही पड़ेगा ना जीवन जीने के लिए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है जो लाइफ में भी हम चूज़ करते हैं, वहाँ पे चूज़ में दिक्कत नहीं है, चॉइसेस में दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप चॉइसेस लेते हो तो उससे जुड़ जाओ मत, उसके आउटकम से मत जुड़ जाओ, उसको निष्काम भावना से उस चॉइस को पकड़ो, तब वो तुम उस चॉइस से जुड़े नहीं हो। अब दो तीन जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं ऐड करके एक बात बता रहा हूँ मैं, कि जब भी आप चॉइस करते हो ना, चॉइस करने का अर्थ क्या है इसको मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। उससे पहले कमेंट्स साथ में लूँगा, कमेंट्स देखता हूँ क्या चल रहा है, उसके बाद ही मैं हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन इसमें मैं बात करता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा डिटेल में एक अलग एस्पेक्ट से, एक अलग एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर दैट मैं एक 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं कमेंट देख के और अगला श्लोक जो है वो भी हम करेंगे। आज मैंने इस कमेंट को लेने के पहले, ये जो क्वेश्चन है ना, उससे पहले मैं ये अगला श्लोक करना चाहूँगा मैं, श्लोक नंबर 46।